तौर इमदादी अफ़ाल इस्तेमाल। मसादर का इमदादी अफ़ाल के तौर पर इस्तेमाल जो है हमारे 6 स्टैंडर्ड से स्टार्ट होता है और FA तक ये जारी रहता है। मैम यानी ये टॉपिक जी जी मैम मैम किरण जी जी मसादर का बतौर मैम बतौर इमदादी इस्तेमाल जो है वो हमने करना है। तो उर्दू सारे आलम में फैली खुशबू देखी, सारे आलम में फैली खुशबू देखी, हर लहजे में महकती उर्दू देखी। मसादर मस्दर की जमा है, मस्दर की जमा जो है मसादर है। मसादर का मतलब क्या होता है? निकलने की जगह, यानी ऐसा लफ्ज जिससे कोई नया लफ्ज निकाला जाए, ऐसा कलमा जो खुद तो किसी से ना बनाओ लेकिन उससे बहुत से नए अल्फाज बनाए जा सकें। जैसे खाना से खाया, रोना से रोया। मस्दर निकलने की जगह ऐसा लफ्ज जो खुद किसी से ना बना हो लेकिन उससे बहुत से नए अल्फाज निकाले जा सकें। मसादर की इकसाम बालिहाजे बनावट, बनावट के लिहाज से मसादर की 2 इकसाम है। पहली किस्म जो है वो मस्दर असली या मस्दर वजी कहते हैं इसे। मस्दर असली जैसे कि नाम से जाहिर है, और दूसरी किस्म है मस्दर जैली या मस्दर मुरक्कब। अब मस्दर असली क्या है? ये बनावट के लिहाज से किस्म है। बनावट के लिहाज से मस्दर की पहली किस्म है मस्दर असली, यानी रियल, असली, हकीकी, यानी वो खालस मस्दरी मानों में इस्तेमाल होता है, उसे मस्दर असली या मस्दर वजही कहा जाता है। यानी मस्दर ऐसा होता है ये वाला जो हकीकत में मस्दर होता है। अब मस्दर की पहचान मैं थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ कि जिस लफ्ज के आखिर में नून अलिफ ना आए। एक्चुअली ये एक किस्म का एक तरह का फेल ही होता है, लेकिन फेल और मस्दर में डिफरेंस क्या है, इसमें फर्क क्या है कि जो फेल है वो जमाने को जाहिर करता है, जैसे फेल हाल, फेल माजी, फेल मुस्तकबिल। और मस्दर जो होता है उससे कोई भी जमाना जाहिर नहीं होता, जैसे सोना, जागना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, भागना। अब ये वाला मस्दर जो है ये मसदर असली है, क्योंकि ये असल खालिस मसदरी मेहनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बनावट के लिहाज से दूसरी किस्म है मसदर जैली या मसदर मुरक्कब। मफहूम क्या है कि चूंकि इसके नाम से भी जाहिर हो रहा है जैली, यानी ऐसा मसदर जो दूसरी जबानों से लिया जाए या किसी लफ्ज के आखिर में नून अलिफ ना लगाकर जैली तौर पर बनाया जाए। मसदर मुरक्कब इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि इसमें दूसरी जबानों के लफ्ज ऐड किए जाते हैं। बनावट के लिहाज से 2 किस्में, असली और जैली। अब इसकी मिसालें क्या होगी? जैसे तशरीफ लाना, फिल्माना, सैर करना, गरमाना, कफनाना। अब हमने बनावट के लिहाज से 2 किस्में पढ़ ली। अब हम मस्दर की मानी के लिहाज से इकसाम पढ़ेंगे। आई रिपीटेड कि मस्दर की जमा है मसादर। मसादर या मस्दर सादर होना यानी निकलने की जगह, खारिज होने की जगह, ऐसा लफ्ज जो खुद तो किसी से ना निकला हो लेकिन उससे बहुत से अल्फाज निकाले जा सकें। जैसे खाना से खाओ, खाती, खाए, खाएं। और इसकी बालिहाजे बनावट 2 इकसाम है, मसदर जाली और मसदर मुरक्कब। जाली यानी जिसको अलामत या दूसरी जबान का अल्फाज लगा के बनाया जाए, मसदर असली जो असल में मसदर हो। अब बालिहाजे मानी 2 इकसाम है, एक है मसदर लाजम और एक है मसदर मुतअद्दी। मसदर लाजम, लाजम जैसे कि नाम से जाहिर है, यानी मुकम्मल करने होने के लिए, तकमील करने के लिए, ये सिर्फ फाइल को चाहे, यानी इसमें जिस चीज की जरूरत हो वो ओनली फाइल है। जैसे अहमद रोया, सलीम भागा,
यानी ऐसा मस्दर जो अपनी तकमील के लिए सिर्फ काम करने वाले फाइल को चाहे, वो बालिहाज़े मानी मस्दर की पहली किस्म है मस्दर लाज़िम। इसकी जो है मिसाल जो है वो मैं बता दिया है आपको, जैसे कि अहमद अहमद ने खाया। अब मस्दर मुतअद्दी तकरीबन उससे थोड़ा-सा चेंज, लाज़िम सिर्फ फ़ाइल को चाहेगा, मुतअद्दी के लिए मफ़ऊल भी चाहिए। यानी अहमद ने सेब खाया, रहमान ने रोटी खाई। जब कोई मस्दर से बनने वाला फ़ेल काम करने वाले के अलावा जिस पर काम वाक़या हो, मफ़ऊल भी हो, उसको चाहे तो उसे मस्दर मुतअद्दी कहते हैं। मिसालें जैसे खाना से मैंने मिसाल दी थी खाओ, अनीका ने या अख्तर ने सेब खाया, अहमद ने रोटी खाई, नुमान ने खाना खाया। लिखना से लिखो, जैसे बशरा ने खत लिखा, अली ने किताब लिखी। पढ़ना से पढ़ो, पढ़ी, साकिब ने किताब पढ़ी। खरीदना से खरीदा, खरीदो, फसीह ने किताब खरीदी। अब मुतअद्दी बिल वास्ता, यानी इसमें इसको एक वास्ता चाहिए। अब ऐसे मुसादर जो हूं तो मुसादरे लाजम, लाजम की मिसाल जो है, तारीफ जो है ज़हन में रखें कि लाज़िम वो हैं जो सिर्फ़ फ़ाइल को चाहते हैं, जो हूँ तो लाज़िम, लेकिन उससे उनको मुतअद्दी बना दिया जाए। जैसे अहमद गिरा, तो गिरना से गिराए, जलना से जलाए या जलाना। मुतअद्दी यानी जो मुतअद्दी मुसद्दर से फिर मुतअद्दी बना लिया जाए। अब मुतअद्दी की तारीफ माइंड में रखें, जो फ़ाइल के अलावा मफ़ऊल को भी चाहे, जिन्हें उससे आगे नया मुतअद्दी बनाया जाए। जैसे सुनना से सुनाना, चखना से चखाना। फ़ेल, फ़ेल आप सबको भी पता है, फ़ेल यानी ऐसा काम जिसका ज़िक्र ज़माने के साथ हो। जैसे खाना खाओ, उसने दूध पिया, वो मुस्कुराती है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे रिपीट कर दूँ कि फ़ेल और मस्दर में क्या फ़र्क है। फ़ेल जो है वो आपके ज़माने को ज़ाहिर करता है, चाहे वो ज़माना हाल हो, माज़ी हो, मुस्तक़बिल हो। और मस्दर जो है उसमें ज़माना नहीं होता। मस्दर से फ़ेल बनाए जाते हैं। जैसे खाना से नून अलिफ ना काट के हम खाओ बना लेते हैं, खाती बना लेते हैं, खाते बना लेते हैं। फ़ेल और मस्दर का डिफ़रेंस ज़हन में रखना है। अगर फ़ेल ज़माने को शो ना करे, दिखाए ना, तो वो मस्दर होगा और उसके आखिर में नून अलिफ ना आएगा। इमदादी फ़ेल, इमदाद मदद से निकला है, यानी मदद करने वाला। ऐसा फ़ेल जो मदद करे फ़ेल की वज़ाहत के लिए, यानी फ़ेल की मदद करने वाला इमदादी फ़ेल होता है। अब एक चीज़ की मैं वज़ाहत कर दूँ कि इंग्लिश का हेल्पिंग वर्ब और उर्दू का इमदादी फ़ेल जो होता है, वो बिल्कुल चेंज होता है, एक-दूसरे से मुख्तलिफ होता है। अब मस्दर के हमने जो क्वेश्चन हमें आना है वो ये आना है सवाल के मस्दर को हमने दुरुस्त कैसे इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए कुछ असूल हैं। सबसे पहला असूल है कि इमदादी फ़ेल जो है असल फ़ेल के फ़ौरन बाद आएगा। जैसे खाओ के बाद इमदादी फ़ेल आएगा। फ़ेल और इमदादी फ़ेल के दरमियान में कोई लफ्ज़ नहीं होगा। यानी फ़ेल और मस्दर के दरमियान में या इमदादी फ़ेल के दरमियान में कोई लफ्ज़ नहीं होगा। तीसरी पहचान क्या होगी कि दुरुस्त फ़िक्रा जो होगा, उसमें एक ही फ़ेल और एक ही इमदादी फ़ेल आएगा। आई रिपीटेड कि इमदादी फ़ेल जो होता है वो आखिर में आएगा। अब इमदादी फ़ेल यहाँ पे इंग्लिश के हेल्पिंग वर्ब को शो नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पे वो उर्दू के मस्दर को शो कर रहा है। और मस्दर जो होता है वो बना होगा, मस्दर से बना होगा इमदादी फ़ेल। अब देखें, पहले हम बना लेते हैं फ़ेल। जैसे वर्ड है डालना, हमने नून अलिफ ना कट किया, तो डालना से डाली, लाम छोटी वाली लगा दी, वाव लगा दी, डालो, डाले, डालते, डालती। टालना से टाले, टाली, टालती, टालते। इसी तरह देना,
नून अलिफ ना कट किया, मुझे आवाज दो या मुझे आवाज देना, मुझे तसल्ली दो, अली को अंदर आने दो, मुझे कुछ दे दो या मुझे कुछ दो। अब इसमें मुझे कुछ दो, अब ये वाला हो गया मस्दर लाजम। अली को अंदर आने दो, ये वाला हो गया मस्दर मुतअद्दी। आगे क्या है, इसम मस्दर की मिसालें, जैसे पढ़ना से पढ़ो, देखना से देखो, पढ़ाना से पढ़ाओ, बढ़ाना से बढ़ाओ, बनाना से बनावट और सूंघना से सूंघो। अब शेर की सूरत में इसकी मिसाल क्या है कि तुम औरों की मानित धोखा न खाना, किसी को खुदा का बेटा ना बनाना, कदर खो देता है रोज का आना जाना। अब इसमें से मस्दर हमने ढूंढे, खाना, बनाना, आना और जाना। अब ये देखें, ये चारों जमाने को जाहिर नहीं कर रहे, चारों जमाने को जाहिर नहीं कर रहे। अब जो अफ़ाल है वो है फेल की जमा, फेल की जमा अफ़ाल। फेल क्या है, ऐसा बामानी लफ्ज जिसमें काम का होना या सहना तीनों जमानों में पाया जाता है, जैसे माजी, हाल, मुस्तकबिल। मसलन आना का नून अलिफ नाम मस्दर से काटा, हमने कहा आया, फेल हाल बन गया। आता है फेल हाल मुतलिक बन गया, आएगा फेल मुस्तकबिल बन गया। अब मस्दर और फेल का तल्लक मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अब दोबारा रिपीट करती हूँ कि तमाम अफाल, तमाम फेल जो हैं, जो फाइल की जमा है अफाल, वो अपने ही मस्दर से बनते हैं। अब मस्दर में जब हमने जमाना दाखिल कर दिया तो वो बन गया फेल। जैसे सोना से सोया हुआ, सोता है, सोएगा, सोया है। और मस्दर और फेल में फर्क क्या है, मस्दर और फेल दोनों में काम का करना, होना या सहना पाया जाता है, लेकिन मस्दर में हमें जमाने का पता नहीं होता, जबकि फेल को देखते ही हमें जमाने का पता चल जाता है। अब हमने इसका इमदादी अफाल के तौर पर इस्तेमाल कैसे करना है, जैसे बच्चा सोया है, सोया है असल फेल है, लेकिन हमने जब देखना है इमदादी फेल, इसमें बच्चा सोया हुआ है तो सोए की मदद कर रहा है हुआ है, तो हुआ है इमदादी फेल है, यानी ये होना मस्दर से है, ये मस्दर होना का दुरुस्त इस्तेमाल है। अब अहमद, हमारे पास जो फिक्रा लिखा हुआ है आना, जैसे अहमद आया है, अरहम को स्कूल छोड़ाओ, गाड़ी आने वाली है, अहमद घर आया और खाना खाकर चला गया। सबसे पहला फिक्रा है आना, आना का नून अलिफ ना कट किया हमने तो हमारा आओ बन गया, या आना ही हमें चाहिए। अब पहला फिक्रा जो अलिफ है, अहमद आया है, आया का हमने आना बनाया तो इसमें सिर्फ एक मस्दर है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इमदादी फेल नहीं है, तो ये हमारा फिक्रा सही नहीं हो सकता। अरहम को स्कूल छोड़ आओ, छोड़ से छोड़ना और आओ से आना, छोड़ फेल है, आना हमारा मस्दर है, यही हमारा मस्दर का दुरुस्त इस्तेमाल होगा। गाड़ी आने वाली है, आना पहले आ गया है इसलिए ये रॉन्ग होगा। अहमद घर आया और खाना खाकर सो गया, इसमें एक से जायद फेल और मस्दर इस्तेमाल हुए, इसलिए हमारा दुरुस्त ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा दुरुस्त ऑप्शन क्या होगा, अरहम को स्कूल छोड़ आओ। अब एक और मिसाल, होना, हवा चल रही है, हमने ढूंढना है होना, और होना भी आखिर में हो, चल से चलना बन गया, रही से रोना बन गया, तो ये वाला फिक्रा हमारा रॉन्ग होगा क्योंकि इसके एंड में होना नहीं है। तुम्हें जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए,
होना शुरू में आ गया है और चाहना एंड में आ गया है, इसलिए ये भी नहीं सही होगा। घर में मेहमान आए हुए हैं, आए से आना, हुए से होना, ये वाला फिक्रा हमारा सही है। मेरा काम मुकम्मल हो गया है, हे से होना, होना शुरू में आ गया इसलिए रॉन्ग है ये, तो जीम वाला हमारा सही होगा। अब इसको मसादर को बतौर इमदादी अफ़ाल इस्तेमाल करने के असूल, सबसे पहले आपने दो अफ़ाल वाले जुमले ढूंढने, दोनों अफ़ाल जुमले के आखिर में आए। अगर दो से ज्यादा फेल होंगे, मसदर और फेल होगा, तो आपका वो जुमला रॉन्ग होगा। उसके बाद जुमले के आखिर में आने वाले मस्तर के साथ नून अलिफ ना लगा के देखें। अगर जो ऑप्शन आपको दिया गया है उसके मुताबिक है तो आपका फिक्रा सही होगा। दूसरी सूरत में आप अगले ऑप्शन पे गौर करें। और आखिरी निशानी के जो दुरुस्त इस्तेमाल होगा मस्तर का, उसमें सिर्फ दो फेल और मस्तर होगा। फेल मस्तर एंड आखिर में होगा और फेल शुरू में होगा। एक चीज मैं रिपीट कर दूं कि मस्तर निकलने की जगह जिससे नए लफ्ज बनाए जाते हैं, मस्तर और फेल में फर्क क्या है कि मस्तर जो होता है वो जो होता है जमाने को जाहिर नहीं करता, आपका फेल जमाने को जाहिर करता है। मस्तर जो है वो जुमले के आखिर में आएगा और फेल पहले आएगा, यानी मस्तर का इस्तेमाल होगा बतौर इमदादी फेल। आप नून अलिफ ना लगाएंगे, चेक करेंगे कि कौन से फिक्रे में हमारा मस्तर जो पूछा गया है वो आया है, तो आपका वो वाला ऑप्शन सही होगा। जी, मेरा पहला टॉपिक क्लियर हो गया है। अब हम दूसरे टॉपिक में जाएंगे, क्योंकि आज ज्यादा लोग हैं तो क्वेश्चन आंसर हम एंड में लेंगे। मैम किरण, मेरी आवाज क्लियर है? मैम किरण? यस मैम, क्लियर है। ठीक है जी, हमारा दूसरा टॉपिक है मीर तकी मीर। मीर तकी मीर क्लासिक शायर हमने कल पढ़ा था वली दकनी, तो मीर तकी मीर क्लासिक शायरों में से दूसरे नंबर पे है हमारे। जो वली दकनी है उसकी कोई गजल आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। आपने चूंकि उर्दू की तैयारी के लिए क्लास सेशन से लेके FA तक करना है, तो 9th में आपकी मीर की एक गजल है, नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है। तो आपको मीर तकी मीर के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, MCQs आ सकते हैं, और इसके अलावा आई थिंक FA में इनकी है एक या दो गजलें, तो आपने वो वाली गजलें भी देखनी है। मीर तकी मीर का मशहूर शेर जो ज़रबुल मिसल की सूरत इख्तियार कर चुका है वो है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। ये ज़रबुल मिसल के तौर पे शेर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसमें तकरार है। ये सनतें जब हम करेंगे तो बाद आपको इनका पता चल जाएगा। अभी आज का टॉपिक है हमारा मीर तकी मीर। मीर तकी मीर कौन है? मीर तकी मीर उर्दू और फारसी, बात को माइंड में रखिएगा, उर्दू और फारसी के मशहूर शायर हैं। दोनों जबानों में शायरी करते थे। पैदाइश कब हुई इनकी? पैदाइश हुई थी इनकी 28 मई 1923 को, 28 मई 1923 को, और वफात इनकी हुई थी 22 सितंबर 1810 को। असल नाम इनका क्या था? असल नाम इनका मीर मोहम्मद तकी था। तखल्लुस इनका क्या था? मीर। अब इनको अलकाबात क्या दिए गए? नाम इनका माइंड में रखिएगा, मीर मोहम्मद तकी। डेट ऑफ बर्थ इनकी है 28 मई 1923, वफात 22 सितंबर 1910। अलकाब क्या है? इनको खुदाए सुखन कहा जाता है। अजीमुल शान शायर इनको कहा था मिर्जा गालिब ने। मौलवी अब्दुल हक ने इनको सरताज शुराए
उर्दू का है। मीरे खमीर इनको कायम चांदपुरी ने कहा था। रिसाला उनका था मुख्तने निकात उसमें। मीरे खमीर यानी शराब के नशे जैसा शायर, यानी इनकी शायरी जो है पढ़ने वालों पे ऐसा असर करती है। एमसीक्यूज में आता है कि सरताज शुराए उर्दू किसने कहा था, तो मौलवी अब्दुल हक ने कहा था। अजीम शान शायर किसने कहा था, मिर्जा गालिब ने कहा था। खुदाए सुखन इन्हें सब कहते हैं। वालिद का नाम, अपना नाम तकी था, वालिद का नाम मुत्की था। मोहम्मद अली मुत्की कायम चांदपुरी ने बताया है। बाज़ जगह इनके वालिद को मोहम्मद अब्दुल्ला भी कहा जाता है। अब मीर तकी मीर की अगर हकीकी औलाद के बारे में बात करें तो मीर तकी मीर की कोई औलाद नहीं है, लेकिन कुछ अदीबों और नकाद ने इनकी एक बेटी का जिक्र किया है जिनका नाम शमीम बेगम था। शमीम बेगम वो बेटी थी और दो बेटे थे इनके, ये भी फर्जी बेटे हैं, अगर एमसीक्यूज आए तो तब आपने बताने। एक बेटे का नाम मीर फैज अली था और दूसरे का नाम मीर कल्लू अर्श था। कल्लू अर्श जो था वो भी मीर तकी मीर की तरह शायर था और उसका एक बकायदा दीवान था, वो साहिबे दीवान था। अब कुलियात और दीवान में क्या फर्क है? कुलियात कुल की जमे है, यानी कुलियात शायर के मरने के बाद लिखी जाती है जिसमें शायर के तमाम कलाम को इकट्ठा कर दिया जाता है। दीवान शायर अपनी जिंदगी में लिखता है। सुतेला भाई मीर तकी मीर का एक भाई था जिसका नाम मोहम्मद हसन था। वो सौतेले भाई थे, एक सगे भाई थे जिसका नाम मोहम्मद रजी था। सगे भाई मीर तकी मीर से छोटे थे। मीर तकी मीर के वालिद एक सूफी दरवेश इंसान थे। अल्लाह ताला की इबादत करते थे, इसके हकीकी और इसके मेजाजी के बारे में जानते थे। मीर अभी 7 बरस के थे तो उन्होंने मीर तकी मीर की तरबियत शुरू कर दी। उन्होंने कहा मीर ईबू इश्क, मीर ईबू इश्क, ईबू यानी इख्तियार करो, इश्क इश्क, मीर इश्क इख्तियार करो। ये किसकी नसीहत थी? मीर तकी मीर के वालिद मोहम्मद अली मुत्की की। किसको? 7 बरस के बेटे मीर को। अब मीर तकी मीर की मैंने बताया एक ही बेटी थी जिसका नाम शमीम बेगम था। चूंकि अकलौती बेटी थी इसलिए मीर तकी मीर की वो लाडली बेटी थी। तो कहते हैं कि मीर तकी मीर की पूरी जिंदगी गमो अलम में गुजरी। तो मीर तकी मीर गरीब शायर थे। उन्होंने जब अपनी बेटी की शादी की तो उनके पास उसे जहेज देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो मीर तकी मीर ने अपनी बेटी शमीम बेगम को अपना घर बेचकर जहेज दे दिया। अब बेटी को इस बात का पता नहीं था। जब बेटी की शादी हो गई तो किसी ने उसे कहा कि तेरे बाप ने तेरा घर बसाने के लिए अपना घर उजाड़ दिया, या ये कहा कि तेरे घर बाप ने अपना घर उजाड़ कर तेरा घर बसा दिया। बेटी बहुत हसास थी क्योंकि वो मीर की बेटी थी, इसलिए वो इसी गम में कि मेरे बाप का घर बिक गया है वो बीमार पड़ गई। घुल घुल कर कुछ ही दिनों में खत्म हो गई। जब बेटी फौत हो गई तो मीर तकी मीर को पता चला तो वो उसके आखिरी दीदार के लिए उसके घर में गए। कहा जाता है कि ये मीर तकी मीर का आखिरी शेर था और गजब का शेर था। अब आया है ख्याल ए आराम में जां इस नामुरादी में, अब आया है ख्याल ए आराम जां इस नामुरादी में, कफन देना तुम्हें भूले थे हम असबाबे शादी में। कहा जाता है कि ये मीर का आखिरी शेर था। मैं एक दफा फिर रिपीट कर दूं ताकि आपके माइंड में रहे कि ये कहा जाता है कि ये बेटी की कहानी भी फर्जी है। कुछ लोग कहते हैं उनकी बेटी थी, कुछ लोग कहते हैं कि बेटी नहीं थी। तो आपने ऑप्शन के हिसाब से टिक करना है। 1739 में 1739 में 23 में पैदा हुए हैं। 1739 में मीर तकी मीर जुनून या हजियान या दीवानगी या जिसको पागलपन कहते हैं उसमें मुब्तला हुए। अब ये फर्जी किस्सा नहीं है कि मीर तकी मीर जुनून में मुब्तला हो गए, क्योंकि मीर तकी मीर ने खुद इसकी तस्दीक की है। कहाँ तस्दीक की है? उन्होंने एक मसनवी लिखी है ख्वाबो
ख्याल। उस मसनवी में मीर ने खुद लिखा है कि 1739 में मैं जुनून में मुब्तला हुआ हूँ। अब इनका पेशा क्या था? चूंकि वो मुसन्नफ थे, यानी नसर निगार भी थे, शायर भी थे, किताबें लिखते थे, और ज़बान क्या थी? जो पेशा वराना ज़बान इस्तेमाल करते थे, इनकी 2 ज़बानें मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फ़ारसी भी थी और उर्दू भी थी, दोनों आती थी। अलकाब भी रिपीट हो चुके हैं कि खुदाए सुखन कहा जाता है, मलकुल शोरा कहा जाता है। मलक कहते हैं फरिश्ते को, यानी शोरा का मलक। सरताजुश शोरा कहा जाता है, इमामुल मुतगज़्ज़लीन कहा जाता है इन्हें। शहनशाह मुतगज़्ज़लीन हज़रत मुहानी है, इनको इमामुल मुतगज़्ज़लीन कहा जाता है। अब इनकी रुबाइयात हैं, कसाइद हैं, मसनवियात हैं, मिरासी हैं और दूसरे असनाफ़े सुख़न हैं। अब एक तज़किरा है जो बहुत मशहूर है, नकातुश्शुरा है, जिसके में 1752 में लिखा है और 100 शोरा कराम का ज़िक्र है। ये वही तज़किरा है जिसमें मीर तकी मीर ने वली दक्कनी को शैतान से ज़्यादा मशहूर कहा है, कल आपको बताया था। इसके अलावा इनकी कुलियात हैं, कुलियात मीर, 6 दीवान लिखे हैं। टोटल दीवान इनके 6 हैं। दीवान का फ़र्क और कुलियात का फ़र्क मैंने बताया है। दीवान शायरी की किताब होती है जो शायर अपनी ज़िंदगी में लिखता है। तो मीर तकी मीर ने 6 दीवान लिखे हैं। ज़िक्र मीर, फैज़ मीर इनकी किताबों के नाम है। दरियाए इश्क, कुल मसनवियाँ इन्होंने लिखी हैं 37, जिसमें से 37 में से 9 इनकी इश्किया मसनवियाँ हैं। इस बात पे गौर करें, जो लोग ये कहते हैं कि मीर सिर्फ रंजो अलम का शायर है, मीर ने इश्किया मसनवियाँ भी लिखी हैं, जिनकी तादाद है 9। दीवान 6, कुछ किताबों के नाम दे दिए हैं जो ज़्यादा मशहूर हैं, ज़िक्र मीर, फैज़ मीर। मसनवी जो है इनकी ख्वाबो ख्याल, उसमें उन्होंने खुद अपने दीवानगी का या जुनून का ज़िक्र किया है। अब मीर तकी मीर को, चूँकि वो उस्ताद हैं, क्लासिक शायर हैं, इसलिए बहुत से शायरों ने उन्हें खिराज अकीदत या खिराज तहसीन पेश किया है। मिसाल के तौर पे गालिब क्या कहते हैं? रिख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, रिख्ता उर्दू को कहते हैं। रिख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं कि अगले ज़माने में कोई मीर भी था। मुसफ़्फ़ी क्या कहते हैं? मुसफ़्फ़ी तू और कहाँ शेर का दावा, मुसफ़्फ़ी तू और कहाँ शेर का दावा, फबता है ये अंदाज़े सुखन मीर के ऊपर। सौदा क्या कहते हैं? सौदा तो इस ज़मीं में गज़ल दर गज़ल लिख, होना है तुमको मीर से उस्ताद की तरह। गालिब का एक और शेर का मिसरा है कि आप बेबहरा हैं, आप बेबहरा हैं जो मुतक़दे मीर नहीं। उस्ताद ज़ौक़ जो बहादुर शाह ज़फ़र का उस्ताद था, वो क्या कहता है? ना हुआ पर ना हुआ, मीर का अंदाज़ नसीब, ज़ौक़ यारों ने बहुत ज़ोर गज़ल में मारा। जी, हज़रत मुहानी शहनशाह गज़ल रईसुल मुतगज़्ज़लीन, शेर मेरे भी हैं पुरदर्द, वलेकिन हसरत, वलेकिन अफ़सोस का इज़हार है। शेर मेरे भी हैं पुरदर्द, वलेकिन हसरत, मीर का शेवा-ए गुफ्तार कहाँ से लाऊँ? और ये हज़रत मुहानी ये वो हैं जो वो कहते हैं, है मश्क़े सुख़न जारी और चक्की की मुशक्क़त भी, दो तरफ़ा तबीयत है हसरत की तबीयत भी। यानी ये पकड़े गए थे, जेल में थे, तो चक्की भी बजाते थे और चलाते थे और साथ शेर व शायरी करते थे। इतने माहिर थी शायरी इनकी, शायरी के इतने माहिर थे। फिर भी ये क्या कहते हैं? शेर मेरे भी हैं पुरदर्द वलेकिन हसरत, मीर का शेवा गिरफ्तार कहाँ से लाऊँ? इब्ने इंशा क्या कहते हैं? अल्लाह करे मीर का जन्नत में मकान हो, मरहूम ने हर बात हमारी ही बयान की। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, इब्ने इंशा और इंशाउल्लाह जुरत में फ़र्क है। वो ओल्ड हैं, ये जदीद दौर में हैं। इनके तारीख़ पैदाइश और वो क्या कहते हैं, उसमें भी बहुत फ़र्क है। हज़ीन जी क्या कहते हैं? मुतक़िद हैं अगरचे गालिब के, मीर को भी सलाम करते हैं। और मौलवी अब्दुल हक बाबाए उर्दू कहते हैं कि इनका हर शेर एक आंसू है। किसका? मीर तकी मीर का। और हर मिसरा खून की एक बूँद है। इनके गमो हज़न को बयान करते हुए कहते हैं। एक और जगह पे बाबाए उर्दू कहते हैं कि इन्होंने सोज़ के साथ जो नगमा छेड़ा है, इसकी मिसाल दुनियाए उर्दू में नहीं मिलती।
शमसुर रहमान फरूकी क्या कहते हैं कि मीर का ज्यादातर कलाम कैफियत और मैनी अपनी का एक दिलकश गुलदस्ता है जिसकी मिसाल तलाश करना मुश्किल है, और गालिब का कलाम भी इस सनत से मुजरद है, यानी गालिब के कलाम में भी वो खूबियां नहीं हैं जो मीर के कलाम में हैं। ख्वाजा अहमद फारूकी लिखते हैं कि मीर की शायरी आ है और मिर्जा की शायरी वाह है। इसके अलावा मोहम्मद हुसैन आजाद ने अपनी जो किताब है उसमें भी ये लिखा है कि मीर की शायरी आ है, मिर्जा की शायरी वाह है। राग गोरखपुरी कहते हैं कि मीर के गम में जख्म ही मरहम बन जाते हैं। फराग गोरखपुरी का असल नाम रघुपति सहाय था। अच्छा, डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला क्या बताते हैं कि मीर की शायरी का सबसे बड़ा मजमून इनका गम है। गमो अलम मीर के मजामीन शायरी में सबसे ज्यादा है और इनके गम जाती थे। उनकी पूरी जिंदगी गमों में गुजरी थी और उन्होंने वो ये सारे गम जो हैं शायरी में जमा किए हुए हैं। सहल मुमतना असल लखनवी क्या कहते हैं कि जिंदगी का कोई भी पहलू ऐसा नहीं है जिसकी मीर ने बेहतरीन या मौसर तरीन पैराए में तारीफ ना की हो। जैसे वो क्या कहते हैं कि जिस बाप ने गिरानी की उसको ये नातवा उठा लाया, या खुद मीर तकी मीर फरमाते हैं सारे आलम पर हूं मैं छाया हुआ, मुस्तनिद है मेरा फरमाया हुआ। आग थे इंतहाए इश्क में हम, अब जो है खाक इंतहा है। ये मीर तकी मीर का शेर है। आग थे इब्तदाए इश्क में हम, बारे गम में रहो गम ज़दा या शाद रहो, कुछ ऐसा करके चलो या कि बहुत याद रहो। बहुत कुछ कहा है करो मीर बस, के अल्लाह बस और बाकी हवस, बेखुदी ले गई कहा हमको, देर से इंतजार है अपना। ये भी मीर तकी मीर का शेर है। बेवफाई पर तेरी जी है फिदा, कहर होता जो बावफा होता। बुलबुल गजल सराई हमारे आगे, बुलबुल गजल सराई आगे हमारे मत कर, सब हम से सीखते हैं अंदाजे गुफ्तगू का। देखें, बुलबुल को कह रहा है कि तुमसे ज्यादा अच्छे तरीके से वही बात के मुस्तनिद है मेरा फरमाया हुआ। दिल दे के दिल हम जो हो गए मजबूर, इसमें क्या इख्तियार है अपना। देख तो दिल के जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। गुफ्तगू रीखते में हमसे न कर, ये हमारी जुबान है प्यारे। हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, उसकी जुल्फों के सब असीर हुए। मीर साहब जमाना नाजुक है, दोनों हाथों से थामिए दस्तार, सारे आलम पे हूं मैं छाया हुआ, मुस्तनिद है मेरा फरमाया हुआ। ये भी ज़रबुल मिसल में शामिल है। एक वो क्या है, पहला शेर जो था, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने गुल जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। अब मीर तकी मीर के बारे में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? 2 से 3 सवाल मैंने दिए हैं, बाकी एमसीक्यूज मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी जो आज तक पूछे जा चुके हैं। मीर तकी मीर को खुदाए सुखन का लकब किसने दिया था? तो मजनू गोरखपुरी ने दिया था। हवाला इसका क्या है कि गजल सरा उनकी बुक जो है उसके सफा नंबर 6-7 पे उन्होंने लिखा हुआ है कि मीर तकी मीर को मैं खुदाए सुखन कहता हूँ। किसने मीर तकी मीर को मीर मिदाने सुखनवरी कहा था? तो लक्ष्मी नारायण साहिब शफीक दकनी ने इनको कहा था। इस शायर ने इनको अशुल शोरा का खिताब दिया था। तो नवाब मुस्तफा खान शफीता ने दिया था। जी, आपका ये वाला टॉपिक हो गया है कंप्लीट। तो अब हमने पढ़ना है नावल। कल हमने पढ़ा था मिर्जा हादी रुस्वा का नावल मीरातुल, वो क्या कहते हैं, अमराओ जान अदा। आज हम पढ़ेंगे अब्दुल हरीम शरर का नावल। कौन सा? अब्दुल हरीम शरर का नावल है हमारा फरदौसे बरी। फरदौसे बरी क्या है? फरदौसे बरी कहानी है किसकी? अब्दुल हलीम शरर ने लिखी है। सबसे पहले मैं आपको मुसन्नफ के बारे में बताती हूँ कि अब्दुल हलीम शरर हैं कौन। 1860 में लखनऊ में पैदा हुए हैं। वालिद का नाम तफज्जुल हुसैन था। शादी किया है 1879 में अपने मामू की बेटी से हुई।
लिखना कब शुरू किया? 1881 में। इनका एक कौल बहुत मशहूर है अब्दुल हलीम शरर का कि अलूम के इतबार से लखनऊ हिंदुस्तान का बुखारा और करतबा अक्साए मशरिक का निशापुर था। अब फरदौसे बरी कब लिखा? 1899 में हैदराबाद में लिखा और इंतकाल कब हुआ? 1926 में। बस इतना ही आपको मुसन्नफ के बारे में जानना है। आगाज क्या होता है कि इस नावल के दो किरदार हैं बहुत मशहूर, ज़मुर्द और हुसनैन। दोनों आपस में बहुत ज्यादा मोहब्बत और इश्क करते हैं। ज़मुर्द का भाई जो है वो मारा जाता है। तो नावल का आगाज क्या होता है कि परियों का गौल। 9 बाब हैं इनके इस नावल के। पहला बाब है परियों का गौल। इस बाब से होता है इसमें 651 का जमाना बताया जाता है कि मुसन्नफ एक खौफनाक सा नक्शा खींचता है। उसमें बताता है कि एक कच्ची सड़क है जिस पे हाजी जाते हैं और हाजियों को रास्ते में लूट लिया जाता है। शुरू में हुसनैन और ज़मुर्द एक गधे पर सवार होते हैं और घर से हज के लिए जा रहे हैं इस सड़क पे, उस खौफनाक सड़क पे। और ये इरादा होता है कि हज करके वापसी पे निकाह करेंगे या वहीं जाके हज बैतुल्लाह में निकाह करेंगे। हुसनैन और ज़ुमर्द में बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है। ज़मुर्द जब एक नहर के किनारे पहुंचती है तो वहां पे वो रोना शुरू कर देती है। वो कहती है कि यहाँ पे मेरा भाई जो था मूसा कत्ल हुआ था, तो मुझे उसकी कब्र पर जाकर फातिहा खानी करनी है। हुसनैन उससे मोहब्बत करता है लेकिन उस इलाके से डरता भी है। तो शुरू में उसे मना करता है कि इस जगह पे हाजी जो होते हैं उन पे डाके पड़ जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं लोग लूट लेते हैं, तो तुम जो हो जिद ना करो। लेकिन ज़ुमुर्द घर से तैयारी करके आई हुई होती है। वो यकूब से अपने चचाजाद भाई से पूरा रास्ता पूछ के आई हुई होती है। तो वो कहती है मुझे रास्ता पता है, तुम मुझे लेके जाओ। क्योंकि हुसनैन उससे मोहब्बत करता होता है इसलिए उसे वो यहाँ ले जाता है। कब्र पे पहुंच जाते हैं तो कब्र पे परियों के गौल समझे उतर रहे होते हैं। तो हुसनैन पूछता है कि मूसा की कब्र यहाँ कैसे बनी? वो कहती है कि यहाँ पे मूसा और यकूब आए थे तो परियों का गौल आया था। यकूब जो है वो वश खाकर गिर पड़ा और परी का हाथ मूसा ने पकड़ लिया, इसलिए वो मारा गया। ज़मुर्द कहती है कि मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ कि थोड़े से आंसू बहा लूं और फिर हज कर लेंगे। आखिरकार वो दोनों बैती नहर के साथ साथ चले जाते हैं और वहां पहुंच जाते हैं जहां कब्र है। वहां पहुंचने से पहले क्या देखते हैं कि एक नहायत तारीक घाटी है। पहाड़ी रास्ता होता है जो नहायत यानी तंग सा होता है और वहां अंधेरा होता है और नहर जो है वहां से गुजर रही है लेकिन समझ नहीं आती कि कैसे गुजर रही है। इंसान तो वहां से गुजर ही नहीं सकता। बस ज़ुमुर्द कहती है हम सही जगह पे पहुंच चुके हैं। वो गधे को वहीं छोड़ते हैं क्योंकि रास्ता क्या कहते हैं खूबसूरत मुनाजर होते हैं। एक पत्थर पड़ा होता है जिसपे मूसा का नाम लिखा होता है। मूसा है कौन? ज़मुर्द का भाई। रास्ता किससे पूछती है? यकूब से। और वहां वो रोती है, ज़ारो कुतार रोने लगती है और कहती है कि मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगी और जब मैं मर जाऊं तो मुझे यहीं पे दफना देना। क्या कहते हैं उसकी वसीयत। और अगर हुसनैन कहता है कि अगर मैं मर जाऊं तो तुम, ये वसीयत पूरी हुई तो किसी और के हाथों होगी, यानी हम दोनों मर जाएं और हम दोनों को कोई दफन कर दे। ज़मुर्द कहती है कि जब मेरा भाई फौत हुआ था, उसका इंतकाल हुआ था, वो कत्ल हुआ था, तो वो इसी कब्र में आया था और उसने कहा था कि मेरी कब्र पर आकर फातिहा करो, पढ़ो, और मैं उसके पहलू में जान देना चाहती हूँ। वो दोनों बातें ही कर रहे थे तो रोशनी बढ़ना शुरू हो जाती है। परियों का एक कॉल आता है, खूबसूरत हसीन जमील। तो वो दोनों उन परियों को देख के, क्योंकि इंसान परियों को देखेगा तो उसे गश आ जाएगा, तो वो गिर पड़ते हैं। यहाँ पे पहला बाब खत्म हो जाता है, दूसरा बाब शुरू होता है। दूसरे बाब में जैसे ही हुसनैन को होश आता है तो वो देखता है कि ज़ुमुर्द वहां नहीं है और मूसा के साथ एक और कब्र बनी हुई है जिसपे नाम है ज़मुर्द का, और थोड़े से पत्थर ज्यादा हो गए। पहले तो उसका दिल करता है कि वो यहीं पे दफन हो जाए क्योंकि वो ज़मुर्द से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन वो मरने वाले की बेहरमती और मरने वालों की बेहरमती का ख्याल करते हुए वहीं पे मुजावर बनकर बैठ जाता है और मौत का इंतजार करने लगता है। 6 माह वो वहीं बैठा रहता है लेकिन कोई परी नहीं आती। एक दिन ये होता है कि वो सोकर उठता है तो ज़मुर्द की कब्र पर एक कागज लिखा हुआ पड़ा होता है। वो लिखती है कि तुम्हारी मौत का वक्त नहीं आया। ये दूसरा बाब चल रहा है। परियां तुझसे अपना बाग खाली नहीं करवा सकती।
क्योंकि वो अब खुद वहां आ सकती है। लेकिन तुमने मेरी वसीयत पर अमल नहीं किया और मेरे किरदार पर लगे दाग को साफ नहीं किया। हुसनैन क्या कहता है कि मैं ज़ुमुर्द की वसीयत पूरी करने निकल पड़ूं, लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि मेरी बात का यकीन कौन करेगा, तो बेहतर है यहीं जगह जान दे दूं। वो वहीं पे रहता है और क्या कहता है, मौत का इंतजार करने लगता है। 1 माह बाद एक और खत मिलता है। पहला खत मिलता है कि तुमने मेरी वसीयत पूरी नहीं की। अब दूसरा खत मिलता है। अब ज़मुर्द उसे किस बात पे उकसाती है कि यहाँ से निकल के कोहे जूदी पे चले जाओ। वहां जाके 40 दिन चिल्ला करो। चौथे दिन 3 दिन भूखा रहना है, चौथे दिन कुछ खा पी ले। 40 दिन बाद तुम्हें एक मुर्शद मिलेंगे, जो वो कहें वो करना है। फिर उस गार से निकलकर तुम सरजमीन शाम जाना और वहां हजरत यकूब और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पहाड़ जनाजों के दरमियान बैठकर, उनकी कब्र के दरमियान बैठकर चिल्ला काटना और फिर वहां से निकलकर शहरे हलब जाना। काफी मुश्किल शराइत होती हैं। अब वो कहती है कि वहां जब तुम शहरे हलब में जाओगे, पहले चिल्ला काटना है, 3 दिन खाना नहीं है, उसके बाद चौथे दिन खाना है, उसके बाद वहां से निकल कर हजरत यकूब और हजरत क्या कहते हैं यूसुफ की कब्रों के दरमियान चिल्ला काटना है, फिर वहां से निकल कर शहर हलब जाना है। तो वहां एक मस्जिद में जाना है जहां तुम्हें शरीफ अली वजूदी मिलेंगे, उनकी खिदमत करना। 1 साल जब तुम उसकी खिदमत कर लोगे तो उसके बाद मौका आएगा कि वो जोश में आकर इंसान को, थोड़ा सा वेट कर लें, अजान के बाद मैं कंटिन्यू करती हूँ। अब वो वहां से शहर हलब को जाना, हलब में एक मस्जिद में जाना, शेख अली वजूदी की 1 साल खिदमत करना। साल के बाद वो जोश में आएंगे और तुझे मुझसे मिलने जन्नतुल फिरदौस में भेज देंगे, फिरदौस से बरी में भेज देंगे। अब वो इसी तरह करता है। चिल्ला पूरा करने के बाद वो शहर खलील में पहुंचता है, जनाजों के दरमियान वो चिल्ला करता है, शेख अली वजूदी की खिदमत करता है। हलब में लोग उसे पकड़कर गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर बातनियों ने शहर खलील का हुक्मरान कत्ल कर दिया। बातनी वो है जिन्होंने फिरदौस बरी बना रखी है, जिन्होंने ज़मुर्द को कैद कर रखा है। अब अफरा तफरी में हुसनैन वहां से निकल आता है, फिर हलब जाता है, शेख वजूदी से मिलता है, 12 माह पूरा साल उनकी खिदमत करता है। वो शेख जो है, एक रोज क्या कहता है, एक शख्स की गुस्ताखी की वजह से जोश में आ जाते हैं और कहते हैं कि जो उस शख्स को कत्ल कर देगा वो उसको जन्नत की सैर करवा सकते हैं। हुसनैन जो है शेख पे पाँव पे गिर जाता है और कहता है कि मुझे ज़मुर्द से मिलना है। तो शेख कहता है कि जिस शख्स ने गुस्ताखी की है वो अपने चचा यानी हुसनैन के चचा इमाम वक्त थे नजमुद्दीन निशापुरी, उसका तुमने कत्ल करना है, उसका मुरीद है। हुसनैन जो है एक दफा बेहोश हो जाता है क्योंकि वो पक्का और सच्चा मुसलमान होता है, लेकिन उसने ये काम करना है। अब दूसरा बाब खत्म हो गया। तीसरे बाब में हुसनैन होश में आकर अपने चचा को कत्ल करने के इरादे से चलता है और उसे कत्ल भी कर डालता है, सगे चचा को।
वो भी इमाम निशापुरी के मुरीद, और 4 माह के सफर के बाद चचा के पास पहुंचता है और उनकी खिदमत करता है, और इमाम बीमार पड़ जाते हैं तो जनाब हुसनैन उनका कत्ल करके शेख की खिदमत में हाजिर हो जाता है। शेख क्या एक खत देकर इस्फहान रवाना करते हैं, वहां जाकर वो खत जो होता है काजम जनूबी के हवाले करता है। एक फकीर नजर आता है जो उसे, ये तरीकाकार देख लें सारा कि किस तरीके से वो इंसान के फिरके पे कब्जा करते हैं, और वो जनाब उसे तौरे मानी के पास ले जाता है। वहां उसे शराब पिलाई जाती है, इंतजाम पिलाया जाता है, वो बेहोश हो जाता है। जब होश में आता है तो वो 3 दिन एक वजीफा करता है बगैर पानी पिए। 3 दिन के बाद वो फिर एक जाम उसे मिलता है और वो बेहोश हो जाता है। तीसरा बाब खत्म, 3 दिन, तीसरा बाब खत्म, और चौथा बाब शुरू हो जाता है। चौथे बाब में हुसनैन जनाब जन्नत में होता है। वो जमुर्द के पास जाता है, वहां वो रहता है, वहां बहुत दिन गुजारते हैं जैसे जन्नत में गुजारता है। जमुर्द उसे बताती है कि आप वापस चले जाओ और कोशिश करें कि जैसे वापस पहले आए थे वो उसी तरीके से किसी का कत्ल करके दोबारा आए। लेकिन हर तरफ से मायूस होकर वो दोबारा कोहे तालकान में जमुर्द की कब्र पर आ बैठे। अभी उसकी कब्र पर बैठे 1 माह का वक्त गुजरेगा, तब ही जमुर्द उसे कोई तरकीब बताएगी कि वो दोबारा मुझसे कैसे आके मिले। वो अभी यही कह रहा होता है कि उसकी जो जमुर्द की पहरेदार हूरें होती हैं वो आ जाती हैं और उसको वो लालाजार पहुंचा देती हैं, बेहोश हो जाता है। चौथा बाब खत्म। चौथे बाब में ही वो जन्नत में जाता है और चौथे बाब में ही वो वापस आ जाता है। 5वां बाब शुरू होता है। हुसनैन दोबारा उस शख्स से दरखास्त करता है जो दरवाजे पर उसे अंदर लेके जाता है फरदौसे बरी के, कि भी मुझे यहीं रहना है। लेकिन वो उसे क्या कहते हैं, जाम पिलाकर बेहोश कर देता है। वो दोबारा शेख अली वजूदी के पास जाता है और उसे कहता है कि भी मुझे ऐसा उस गार के बाहर जाना है। काजम जनूबी जो है उसे शहर इस्फान ले जाते हैं। वो दोबारा हलब पहुंचता है, दोबारा शेख की खिदमत में जाता है। वो कहते हैं कि अब ये इमाम कायम मकाम जो है वो ही तुम्हें वहां लेके जाएंगे। अब उसे पहले से सख्त इम्तिहान देना पड़ना होता है। अब इमाम नसर बिन अहमद को कत्ल करना है उसने। इमाम नसर बिन अहमद कौन थे, जो बातनियों के खिलाफ फताहब करते थे। शेख हुसैन वहां से इजाजत लेकर दमिश्क जाता है, इमाम को कत्ल कर देता है। 2 कत्ल करवा दिए एक पक्के सच्चे मुसलमान से, और कहता है कि अब उसे पता चलता है कि शेख हुसनैन कहते हैं कि हमने तुम्हें काम क्यों कहा था, क्योंकि तुम्हारे सर पर हूर के बोसे का निशान है, यानी उसके मजहब पे इस तरह ये हमला करते हैं। वहां से इजाजत लेकर वो दोबारा क्या कहते हैं शेख के पास जाता है, वाज करता है, उसको कत्ल करता है। ये पूरी स्टोरी इसी तरह चलती है। क्या कहते हैं, छठा बाब जो है 27 रमजान को शेख की सिफारिश उसे चाहिए होती है और छठा बाब खत्म हो जाता है। 5वां बाब खत्म हो जाता है, छठा बाब शुरू हो जाता है। छठे बाब में हुसनैन जनाब गुस्ताखी के बाइस उसको किले से निकाल दिया जाता है। हालांकि उसने गुस्ताखी नहीं की होती। वजह क्या होती है कि जमुर्द जो होती है उस पे वो जन्नत का जो दरोगा होता है वो खुद आशिक हो चुका होता है, तो वो इसको निकाल देता है। ये दोबारा जमुर्द की कब्र पे बैठ जाता है। और जनाब बातनी जो होते हैं वो हुसनैन क्या कहते हैं अपना हाथ उठा लेते हैं, कि चूंकि वो जो उनका मालिक था वो नहीं चाहता कि हुसनैन दोबारा जन्नत में पहुंचे। तो उस टाइम जमुर्द जो होती है, मैं इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा है। जमुर्द जो होती है एक खत लिखती है इसको उन बातनियों से चोरी। उस खत में क्या लिखा होता है, 2 खत होते हैं। पहला खत जो होता है उसमें जमुर्द कहती है कि ये वाला खत जो दूसरा है इसको लेकर शहर कराक्रम जाओ और बिलगान खतून को दे दो। हुसैन वो दोनों खत लेता है। अब बलगान खतून जो है वो बातनियों के खिलाफ जिद्दोजहद कर रही होती है, तो वो वहां जाके तन्हाई में उसको खत देती है। बलगान खतून जब वो खत पढ़ती है तो उसमें उस जो फरदोसे बरी जो बातनियों ने बना रखी थी उसके बारे में पूरी डिटेल होती है। अब क्या होता है कि बुलगान खतून कहती है कि ये एक खत है, इसको ले जाकर उसने जमुर्द की कब्र पर उसी जगह रख दो। और एक खत वो लिख के अपने भाई की तरफ भेजती है ताकि उसे इजाजत मिल सके हमले पर। छठा बाब खत्म, 7वां शुरू हो जाता है। 7वें बाब में वो दोनों बुलगान खतून और उनका भाई आपस में बहस करते हैं और लश्कर लेकर उस जगह आ पहुंचते हैं। यहाँ गार का इख्तिताम है या यहाँ जमुर्द की कब्र है।
और तोबा खां भी अपना लश्कर लेकर वहां पहुंच जाता है। बुलगान खतून 18 को पहुंच जाती है और 27 तक वही इंतजार करती है, क्योंकि 27 तक इंतजार करने का जमुर्द ने कहा होता है खत में। सिपाही जो हैं जमुर्द की कब्र के पत्थरों को हटाने लगते हैं तो उन्हें एक खत मिलता है। एक सिपाही को वो वापस भेज देती है और बाकी सबके साथ आगे बढ़ती है। एक सिपाही जिसको वापस भेजती है उसको ये लिख कर भेजती है कि भाई तुम मेरी हेल्प के लिए आ जाओ, मेरी मदद के लिए आ जाओ अपने भाई के लिए। यानी जमुर्द ने उनको एक नक्शे के जरिए उस जंगल में, उस क्या कहते हैं घाटी में से एक रास्ता बताया है उस चाहती जन्नत तक पहुंचने का। तो वो उसके जरिए वहां जाते हैं। बिलगान खतून जो है हूर का रूप डाल देती है, हुसनैन जो है वो भी कपड़े डाल के यानी वो जो उनके वहां लड़के जन्नत में फिरते हैं उनका रूप धार लेता है और वो फरदौसे बरूई में दाखिल हो जाते हैं। वहां पे जमुर्द उन्हें सारी डिटेल बताती है, किले का रास्ता बताती है, बिलगान खतून को मदद मिलती है और 8वां बाब शुरू हो जाता है। अब वो यहाँ पे हुसनैन को पता चलता है कि जमुर्द मरी नहीं है, परियां जाली थी, और पूरी वो स्टोरी उसे बताती है कि खत इसलिए लिखवाया गया था कि हुसनैन मुजावर बन के ना बैठे, लेकिन चूंकि उसको समझा गया कि ये पक्का सच्चा आशिक है तो उससे 2 पक्के सच्चे मुसलमान इमाम नजमुद्दीन और इमाम नजमुद्दीन हुसनैन के जो चचा थे उनको कत्ल करवाया गया। और जमुर्द उसको अपनी मजबूरियां बताती है कि मैं उन लोगों की कैद में थी। एंड ये होता है कि जो बिलगान खतून है और उनका भाई जो है वो दोनों मिलकर 9वें क्या कहते हैं चैप्टर में 9वें बाब में क्या कहते हैं इस इलाके पर कब्जा कर लेते हैं। काजम जनूबी को भी कत्ल कर देते हैं, तौरे मानी को भी कत्ल कर देते हैं और उस जन्नत को क्या कहते हैं तबाह कर देते हैं। सिर्फ खुर्शीद शाह की जान बख्शी की जाती है, उसको क्या कहते हैं जलावतन कर दिया जाता है। बुलगान खतून जो है इस नावल में हीरो और हीरोइन जो है हुसनैन और जमुर्द का निकाह पढ़वा देती है और दोनों हज पे चले जाते हैं और अल्लाह ताला से माफी मांगते हैं। 9 बाब हैं इसमें। करैक्टर इसमें क्या है, 2 हैं। फिरका बातनिया पे ये नावल है। ज्यादातर ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं इसमें से। स्टोरी इसलिए आपको सुनाई है कि आपको याद रहे। इसके राइटर के बारे में पूछा जाता है। अब जो टॉपिक मैं करवा चुकी हूँ उनमें से अगर सर परमिशन देते हैं तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी मैम किरण, मेरी आवाज क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। जी सर, मेरा सेशन कंप्लीट हुआ है। चलें ठीक है, you can 5 or 10 more minutes if anyone has any question. आप में से किसी का अगर कोई क्वेश्चन है इस लेक्चर से रेलिवेंट तो you can just raise your hands please. जी अगला जो लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह आपके क्या कहते हैं ग्रामर पे स्टार्ट होगा और अब ग्रामर पे ही चलेगा। अब आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। मस्तर यस मिसेस यासिर, आपका माइक अलाउ है। जी मिसेस यासर अपने माइक को टच करें और आप बोल सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी मैंने ये पूछना है, जो अभी नावल वालेकुम पढ़ा है अस्सलाम। जी, जो नावल पढ़ा है अभी ने, इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? इसमें से राइटर का नाम आ सकता है, इसमें से ये आ सकता है कि फिरका बातनिया क्या था, किस किस को कत्ल किया, इसके हीरोज कौन से हैं और स्टोरी क्या है, किसके करीब स्टोरी घूमती है। यानी ये सारी वो फिरका बातनिया की घूमती है। जब तक नावल की आप खुलासा नहीं पढ़ेंगे आप आंसर करने के काबिल नहीं होंगे। इसके अलावा राइटर का जो कॉल है वो बहुत मशहूर है, किस सन में लिखा गया है सही। ये आ सकता है। ओके, थैंक यू।
देखिए इसमें जो नॉवेल्स होती हैं या कोई ड्रामा होती है तो उसमें उनके करेक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तारीखें इंपॉर्टेंट होती हैं उन नॉवल में। जो प्लॉट है उसमें से क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो आप स्पेसिफिकली तो नहीं पूछ सकते कि इसमें कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। इस तरह तो आप आइडिया लगा रहे हैं कि किस तरह का पेपर हो सकता है। आई थिंक यू नो बेटर के एक ड्रामे में से, एक प्लॉट में से क्या क्या चीज़ें आ सकती है। एनीवन एल्स प्लीज रेज योर हैंड्स if you have Okay, any thank questions. you. Okay, thank you. अच्छा, एक और बात का मैं इजाफा कर दूं कि ये सिर्फ 16 स्केल वालों को आ सकता है, बाकी जो हैं उनको बेसिक करेक्टर्स के नाम वगैरह इस किस्म का सवाल आ सकता है। Gee, I think there's no any question. If you completed your lecture, I think we should move on. जी सर। जी, पहला टॉपिक हमने मस्तर किया है, दूसरा टॉपिक हमने मीर तकीमीर किया है। ये दोनों जो हैं आपने जो ESC और SESE वाले हैं, इन्होंने इनको यानी पहले टॉपिक को तो बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। दूसरा टॉपिक जो है 2 से 3 दफा पढ़ लें, और थर्ड वन आपने सुन लिया है, काफी है। और जो 16 स्केल वाले हैं उनके लिए तीनों टॉपिक पढ़ने जरूरी हैं, और उनका इन तीनों में से टेस्ट होगा। जो 14 और 15 स्केल वाले हैं उनके पहले 2 टॉपिक में से, पहले टॉपिक में से काफी क्वेश्चन होंगे, दूसरे टॉपिक में से 2-4 क्वेश्चन होंगे। जी मैम किरण। Yes, ma'am. Okay. अस्सलाम वालेकुम to all of you. जैसे कि कल हम लोगों ने अपने फर्स्ट लेक्चर में पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में डिस्कस किया था, आज हम अपने सेकेंड लेक्चर में फ्रेजेस एंड क्लॉजेस इनको डीपली डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को लेक्चर के स्टार्ट से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि अपने पास रजिस्टर और पेन ज़रूर रखिएगा, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है वो नोट डाउन करने वाली होती है और वो आप ड्यूरिंग लेक्चर नोट डाउन कर सकते हैं। एट द एंड, लेक्चर के एंड में क्वेश्चनिंग हो सकती है, और सर भी मौजूद होंगे हमारे साथ क्वेश्चनिंग के लिए। ठीक है, अगर आप लोगों का कोई सवाल होगा तो आप कर सकते हैं। जी शम्सा कौसर, आप अगर कोई क्वेश्चन करना चाहती हैं तो मैंने आपका माइक अलाउ कर दिया है, आप क्वेश्चन कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरी रिक्वेस्ट थी कि आप ना, जैसे मैम नरगिस, जो नगीना नरगिस, मतलब स्लो करवा के बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करवाती हैं, तो आप भी काइंडली ज़रा अपना ना ज़रा स्लो करवाया करें। आप बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ मतलब लेक्चर देती हैं, तो वो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मिस हो जाती हैं नेटवर्क इशू की वजह से। तो काइंडली आप भी, जैसे मैम नगीना स्लो देती हैं, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ एक एक करके, आप भी ज़रा इसी तरह से लेक्चर दिया करें। जी ठीक है, बट स्पीड तो इंग्लिश की तेज़ ही होती है। खैर मैं ट्राई करूँगी आज स्लो हो जाए तो। चलें जी, हम लोग अपना आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं स्लो बोलूँ, लेकिन जाहिर है इंग्लिश है और फ्लुएंट लैंग्वेज है तो तेज़ ही बोला जाता है। खैर, मैम मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैम हो रही है। ओके। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। ठीक है, तो जी कल हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि किस तरीके से जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो डील करते हैं एक किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ्रेजेस। फ्रेजेस को उर्दू में कहा जाता है मुरक्कब नाकिस। अब नाकिस नाम से ही जाहिर है कि ये कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट सेंस देती है।
फॉर एग्जाम्पल अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये इसकी डेफिनेशन भी है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। अब एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो सेंस तो देता है, मतलब किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई चीज वाजे करने की कोशिश तो करता है लेकिन मुकम्मल तौर पे वाजे नहीं कर पाता, ऐसे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है, मेड ऑफ गोल्ड, अब हमें नहीं पता कौन सी चीज बनी है इस गोल्ड से। ऑफ ग्रेट वेल्थ, ये इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। built of stone, with great speed, without any care, to win the prize, to go home, riding a camel, milking a cow, etc. etc. ठीक है, तो जो फ्रेज है, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जो सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंस प्रोवाइड नहीं करता, उसे फ्रेज कहा जाता है। ठीक है, we also have kinds of phrases. First one is adjective phrase, then we have adverb phrase. अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैंने अपना ग्रामर का जो फर्स्ट लेक्चर है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू क्यों किया था। बिकॉज अगर हम लोगों को पता ना होता कि व्हाट इज एडजेक्टिव, तो हमें कभी पता नहीं चल सकता कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या है। अगर हम लोगों को एडवर्ब के बारे में कुछ नहीं पता तो एडवर्ब फ्रेज के मुतालिक भी हम नहीं जान सकते। दैट्स वाई सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया गया है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए जिन एलिमेंट्स की, जिन अज्जा की जरूरत होती है वो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो वी हैव एडजेक्टिव फ्रेजेस, एडवर्ब फ्रेजेस, नाउन फ्रेज, प्रपोजिशनल फ्रेज, जेरेंड फ्रेज। आपके लिए न्यू होगी जेरेंड फ्रेज, जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इन्फिनेटिव फ्रेज, अपोजिटिव फ्रेज। ठीक है, हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एडजेक्टिव फ्रेज की। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। मतलब एक सेंटेंस के अंदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा हो जैसा एक एडजेक्टिव किसी फिक्रे के अंदर करता है, तो वो हमारी एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगी। यानी एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो सेम टू सेम सिमिलर काम करे एडजेक्टिव का ही, उसे एडजेक्टिव फ्रेज कहा जाता है। आगे एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मलिक रियाज इज अ वेल्दी मैन। मलिक रियाज ये एक नाम भी है, एक नाउन भी है। इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ए हमारा आर्टिकल है। वेल्थी जो है वो मैन की एक क्वालिटी बता रहा है, दैट्स वाई जो वेल्थी है वो हमारा क्या है? एक एडजेक्टिव है। यानी इस सेंटेंस के अंदर जो वेल्थी है वो क्या है? एक एडजेक्टिव है। फर्स्ट सेंटेंस में दिखाया गया है कि एक फिक्रा जो है उसके अंदर एडजेक्टिव कैसे काम करता है। और अब अगर इसी सेंटेंस को मैं एडजेक्टिव फ्रेज से रिलेट करवाऊं तो मैं लिखूंगी मलिक रियाज इज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ। ठीक है, यहाँ पे जो ये ग्रुप ऑफ वर्ड है ऑफ ग्रेट वेल्थ, ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का ही, दैट्स वाई इसे कहा जाता है एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि इसमें जो मेन वर्ड है जिसे हम हेड वर्ड बोलते हैं वो एक एडजेक्टिव है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखें। द प्रिंसिपल वाज अ काइंड मैन। द प्रिंसिपल वाज अ काइंड मैन। तो यहाँ पे जो वर्ड काइंड है वो मैन की क्या बयान कर रहा है? एक क्वालिटी। दैट्स वाई ये काम कर रहा है फिक्रे में एज एन एडजेक्टिव। लेकिन अगर मैं इसको एडजेक्टिव फ्रेज बनाना चाहूँ तो होगा द प्रिंसिपल वाज अ मैन विद अ काइंडली नेचर। तो विद अ काइंडली नेचर मेरे पास एक एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगी। इसी तरह मैंने इसको समझाने के लिए थर्ड एग्जाम्पल डाली है। ही इज वियरिंग अ सिल्की टर्बन। टर्बन जो है पगड़ी को बोला जाता है, तो यहाँ पे जो सिल्की है वो टर्बन के कपड़े के बारे में बताया जा रहा है, उसकी क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है कि वो सिल्की है। दैट्स वाई जो सिल्की है वो एक एडजेक्टिव है। लेकिन अगर मैं इसे एडजेक्टिव फ्रेज में चेंज करना चाहूंगी तो मैं बोलूंगी ही इज वियरिंग अ टर्बन मेड ऑफ सिल्क। वो एक पगड़ी पहने हुए है जो कि किससे बनी है? सिल्क से बनी है। ठीक है,
यहाँ पे मैंने मुख्तलिफ एडजेक्टिव फ्रेजेस डाली हैं समझने के लिए। जैसे अ गोल्ड क्राउन है तो यहाँ पे अ क्राउन मेड ऑफ गोल्ड इसकी एडजेक्टिव फ्रेज होगी। अ पर्पल क्लॉक, अ क्लॉक ऑफ पर्पल कलर। अ वाइट एलिफेंट, एन एलिफेंट विद अ वाइट स्किन। ठीक है, अब आपको पता चल जाएगा कि एडजेक्टिव से हमने एडजेक्टिव फ्रेजेस कैसे बनानी है। अ जंगल ट्रैक, अ ट्रैक थ्रू द जंगल। अ ब्लू आइड बॉय, अ बॉय विद ब्लू आईज। A deserted village, एक बंजर village, a village without any inhabitants. A blank paper, a paper with no writing on it. The longest day, the day of greatest length. ठीक है, adjective phrase I hope आपको clear हो गया होगा। Let's move on. आगे हमारा है adverb phrase. A group of words that does the work of an adverb in a sentence is called adverb phrase. इसी तरीके से मैंने एडवर्ब की और एडवर्ब फ्रेजेस की आपस में मिसालें इलेबोरेट की हैं ताकि आपको पता चले कि एक सेंटेंस के अंदर एडवर्ब कैसे काम करता है और एडवर्ब फ्रेज बिल्कुल एडवर्ब की तरह ही एक सेंटेंस में कैसे काम करता है। एहतशाम रन्स फास्ट, ठीक है, यहाँ पे जो फास्ट है वो रन वर्ब में इजाफा कर रहा है। मैंने बोला था ना एडवर्ब होता है जो वो क्या करता है जी, एडेड टू द मीनिंग्स ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे क्या है जी, जो फास्ट है वो रन के मीनिंग में क्या कर रहा है, इजाफा कर रहा है। दैट्स वाई उसे एक एडवर्ब कहा जाता है। और यहाँ अगर हमने इस एडवर्ब को एडवर्ब फ्रेज में चेंज करना हो तो हम कहेंगे एहतशाम रन्स विद अ ग्रेट स्पीड। With a great speed is a group of words that is doing the work of an adverb in a sentence. ठीक है, that's why this is called adverb phrase. She is coming now. तो यहाँ पे जो now है कम के मीनिंग्स में इजाफा कर रहा है। She is coming, coming जो है वो हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing है जिससे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाता है। इसे अगर हमने एडवर्ब फ्रेज में चेंज करना है तो मैं चेंज करूंगी कैसे, शी इज कमिंग एट दिस वेरी मोमेंट। ओके, एट दिस वेरी मोमेंट इज एडवर्ब फ्रेज। मैंने नाउ को चेंज कर दिया। ही आंसर्ड रूडली, ही आंसर्ड इन अ वेरी रूड मैनर। तो ये मैंने रूडली को चेंज किया है इन अ वेरी रूड मैनर में। ठीक है, इसी तरीके से मुख्तलिफ एडवर्ब्स को भी एडवर्ब फ्रेजेस में चेंज किया गया है। लाइक ब्रेवली इन अ ब्रेव मैनर, अनवाइजली इन एन अनवाइज्ड मैनर, सॉफ्ट या स्विफ्टली इन अ स्विफ्ट मैनर, ब्यूटीफुली इन अ ब्यूटीफुली स्टाइल। ठीक है, कंसिक्वेंटली इन अ लॉन्ग रन, फुलिशली इन अ फुलिश मैनर, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली दर्जा पर दर्जा को कहा जाता है तो उसे हम चेंज करेंगे बाय एंड बाय में, अर्जेंटली एट वंस। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एडजेक्टिव फ्रेज को और एडवर्ब फ्रेज को। अब बारी आती है नाउन फ्रेज की, दैट इज ट्रिकी वन। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन और एक्ट्स एज अ नाउन इज कॉल्ड नाउन फ्रेज। इट मे बी अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। ये बात याद रखिएगा क्योंकि जो नाउन है वो एवरीथिंग, हर चीज को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए वो किसी भी सेंटेंस में एज सब्जेक्ट भी काम करता है। मैं कल बता के आ चुकी हूँ नाउन के यूजेस में, एज अ सब्जेक्ट भी काम करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी काम करता है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो भी हम उसके जरिए कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट के तौर पे काम करता है किसी भी वर्ब के। ठीक है, अब यहाँ देखें, शी एक्सपेक्ट्स अ प्राइज। अब प्राइज जो है वो तो हमारा नाउन है, ठीक है, वो फिक्रे में काम कर रहा है एज अ नाउन। ठीक है, अगर हमने इसको नाउन फ्रेज में चेंज करना है तो हम करेंगे शी एक्सपेक्ट्स टू गेट अ प्राइज, कि उसे मिलेगा एक प्राइज। टू गेट अ प्राइज हमारी क्या होगी, एक नाउन फ्रेज होगी। इसमें जो नाउन है एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है इस सेंटेंस के अंदर। यही चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नाउन फ्रेज जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट भी काम करती है, एज अ सब्जेक्ट भी काम करती है और एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब के तौर पे भी काम करती है। ठीक है, जैसे सेकेंड एग्जांपल है हमारी, द बॉय वांट ब्रेड। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, द बॉय वांट्स टू ईट ब्रेड। टू ईट ब्रेड जो है वो हमारी नाउन फ्रेज बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें जो हेड वर्ड है या जिसे मेन वर्ड कहा जाता है वो हमारा नाउन है, ब्रेड। अर्ली टू बेड इज अ गुड हैबिट। अब यहाँ अर्ली टू बेड, यहाँ पे जो बेड हमारा है वो नाउन है, अर्ली टू बेड इज अ गुड हैबिट, ये एक अच्छी हैबिट है। तो यहाँ पे जो ये सेंटेंस है इसके अंदर जो नाउन फ्रेज है वो काम कर रही है एज अ सब्जेक्ट। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, फर्स्ट वाली एग्जाम्पल के अंदर एज एन ऑब्जेक्ट काम किया जा रहा है, थर्ड एग्जाम्पल के अंदर एज ए सब्जेक्ट काम किया जा रहा है।
वी शुड बी काइंड टू आवर रिलेटिव्स, एंड रिलेटिव्स को हम चेंज कर सकते हैं किथन किन में, तो ये हमारी नाउन फ्रेज होगी, ठीक है। वी ऑल्सो हैव प्रपोजिशनल फ्रेज। अब प्रपोजिशनल फ्रेज जो है वो प्रपोजिशन से ही शुरू होती है। अगर आपने कभी किसी प्रपोजिशनल फ्रेज की पहचान करनी है तो मोस्टली लाइक 90% जो प्रपोजिशनल फ्रेजेस होती हैं वो एक हेड वर्ड प्रपोजिशन से ही शुरू होती हैं। ये बात आपने अपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसी वजह से प्रपोजिशनल फ्रेज को पहचानना बाकी फ्रेजेस के निस्बत बहुत ईजी होता है। प्रपोजिशनल फ्रेज कंसिस्ट करती है एक प्रपोजिशन के ऊपर फॉलोड बाय प्रपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट, यानी उसी प्रपोजिशन को आगे जाके थोड़ा दिया जाता है, और अगर किसी प्रपोजिशन को आगे जाके कॉम्प्लीमेंट दे दिया जाए तो वो प्रपोजिशनल फ्रेज बन जाएगी उस सेंटेंस के अंदर, और वो भी बिल्कुल वैसा ही काम करेगी जैसा उस सेंटेंस के अंदर कोई एक प्रपोजिशन कर रही है, ठीक है। लाइक वी सेट अप अ कैंप अंडर अ शेडी ट्री, अंडर हमारी प्रपोजिशन है और उसके बाद अंडर अ शेडी ट्री उसको कॉम्प्लीमेंट किया जा रहा है जो हमारा फर्स्ट प्रपोजिशन से रिलेटेड है, यानी हमने एक कैंप को सेटअप करना है अंडर अ शेडी ट्री, ठीक है। अंडर किसके नीचे? एक शेडी ट्री के नीचे, तो जो अंडर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है शेडी ट्री को, ठीक है। अंडर अ शेडी ट्री हमारी प्रपोजिशनल फ्रेज होगी। दे टुक अ शेल्टर इन अ गार्डन, they took a shelter in a garden, इन से स्टार्ट हो रहा है, इन हमारी प्रपोजिशन है, a garden उसी का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। he lost his keys at the office, कीज कहाँ पे छोड़ी है? ऑफिस में, ऑफिस को कॉम्प्लीमेंट किया जा रहा है। the book with the tattered cover, मैम मेरी स्लाइड शो हो रही है? यस मैम, आपकी स्लाइड शो हो रही है। ओके ठीक है। The book with a tattered cover has been read many times, ठीक है। यानी tattered cover का मतलब होता है बहुत ज्यादा बिखरा हुआ या फिर फटा हुआ, ठीक है। अब वो जो बुक है tattered cover के साथ उसको रीड किया गया है many times में, ठीक है। यहाँ पे with से स्टार्ट हो रहा है, with हमारी preposition है, that's why with the tattered cover हमारी क्या है जी? एक prepositional phrase है। The present inside a big box is mine, put the fresh flowers on a high shelf, I love to take my truck off the road, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये रेड आपको रेड बॉक्सेस टाइप में नजर आ रही हैं वो क्या है जी? हमारी सारी प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं। कुछ और प्रपोजिशनल फ्रेजेस भी यहाँ पे मौजूद हैं, लाइक अकॉर्डिंग टू, अलोंग विद, अवे फ्रॉम, बिकॉज ऑफ। तो इनको हम लोग किसमें मतलब प्रपोजिशनल फ्रेजेस को रीड आउट करते हैं। इन स्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, इन ऑर्डर टू, इन प्लेस ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, विद अ व्यू टू, with regard to, at the bottom of, at home in, by dine of, by dint of, by way of, ठीक है। तो ये सारी जो हमारी हैं ये क्या है? प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं। अब बात करते हैं जेरेंड फ्रेज की। जेरेंड फ्रेज की बात करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज जेरेंड, जेरेंड क्या है। अगर आपको यही नहीं पता कि जेरेंड क्या है तो आप कभी नहीं समझ सकते कि जेरेंड फ्रेज क्या है। तो इसके बारे में मैं आपको उर्दू में एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखवा रही हूँ, जरूर नोट डाउन कर लें। और मैं बड़ा स्लो बोल रही हूँ तो आई होप आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। किसी भी वर्ब के साथ, ठीक है, किसी भी वर्ब के साथ अगर आईएनजी लगाया जाए और वो वर्ब, यानी वो जो आईएनजी लगाया है जिस वर्ब के साथ हमने, वो वाला वर्ब, किसी भी वर्ब के साथ अगर आईएनजी लगाया जाए और वो वर्ब किसी फिक्रे के अंदर नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो तो वो जेरेंड कहलाता है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, किसी भी वर्ब के साथ अगर आईएनजी लगाया जाए और वो वर्ब फिक्रे में नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो तो वो जो वर्ड बनता है वो जेरेंड कहलाता है। जेरेंड को वर्बल नाउन भी कहा जाता है।
वर्बल नाउन। और जेरेंड की जो पहचान है वो ये है कि उसके अगर हम उर्दू में तर्जुमा करेंगे उस वर्ड का तो वो ना, नी और ने पे खत्म होगा। ना, नी और ने पे खत्म होगा। ठीक है, अभी आपको समझ आ जाएगा जेरेंड क्या है। अगेन आई एम रिपीटिंग, किसी भी वर्ब के साथ अगर आईएनजी लगाया जाए और वो वर्ब फिक्रे के अंदर नाउन के तौर पे यूज हो रहा हो तो वो जेरेंड कहलाता है। जेरेंड को हम वर्बल नाउन भी बोलते हैं। और इसकी जो पहचान करना है उस वर्ड की तो वो क्या होती है, वो लास्ट में ना, नी और ने पे खत्म होता है। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक। A gerund phrase is a phrase consisting of a gerund and object associated with it। वो gerund के साथ और जो object उस gerund से associate होता है उसके साथ relate करती है। A whole gerund phrase जो है फंक्शन करती है सेंटेंस में बिल्कुल नाउन की तरह ही। जैसे नाउन फ्रेज में नाउन जो है वर्क कर रहा है एज हेडवर्ड, यहाँ पे gerund फ्रेज में gerund जो है एज हेडवर्ड वर्क करता है। एंड कैन एक्ट एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेटिव नॉमिनेटिव। यानी यहाँ पे मैं बात कर रही थी नाउन की। जब मैंने नाउन रीड आउट किया है नाउन फ्रेज को तो मैंने बताया है कि वो एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब यूज होती है। यहाँ पे भी बिल्कुल जस्ट लाइक नाउन, यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे भी जेरेंड यूज हो सकता है, ऑब्जेक्ट के तौर पे भी जेरेंड यूज हो सकता है और प्रेडिकेट नॉमिनेटिव के तौर पे भी यूज हो सकता है, जिसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके एग्जाम्पल देखें आपको समझ आ जाएगा। राइडिंग द कैमल लुक्स इजी टू मी। अब देखें RIDING, राइडिंग। राइड हमारी एक वर्ब है। ठीक है, वर्ब के साथ हमने लगाया ING, क्या बन गया, राइडिंग। ठीक है, राइडिंग वर्ब है, हमारी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन गई ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया हमारा। लेकिन इस फिक्रे के अंदर देखें राइडिंग द कैमल मतलब ऊंट की सवारी करना, उस पे राइड करना, उसकी सवारी करना, लुक्स इजी टू मी। तो ये यहाँ पे एज नाउन काम कर रहा है। वर्ब है जिसके साथ हमने ING लगाया, लेकिन वो जो वर्ब ING वाला है वो इस फिक्रे के अंदर एज नाउन काम कर रहा है। और नाउन भी कौन सा, जो कि सब्जेक्ट है। राइडिंग सब्जेक्ट है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, जेरेंड हेडवर्ड। और राइडिंग द कैमल हमारी क्या कहलाएगी, जेरेंड फ्रेज। यहाँ पे एज सब्जेक्ट काम किया। अब एज ऑब्जेक्ट देखते हैं, ही इंजॉयज मिल्किंग द काउ। वो जो दूध दोहना होता है काउ का, देखिए मैंने बताया था ना इसकी पहचान क्या है, सवारी करना, राइडिंग ना पे खत्म हो रहा है। ठीक है, मिल्किंग दूध दोहना, ना पे खत्म हो रहा है। बेकिंग वो बेक करना, ठीक है, ना पे खत्म हो रहा है। तो मैंने बताया था कि इसके लास्ट में क्या होता है, ना, नी और ने पे खत्म होते हैं। ठीक है, ही इंजॉयज मिल्किंग द काउ। यहाँ पे जो वर्ड मिल्किंग है, दूध दोहना, ये है तो वर्ब के तौर पे, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर एज नाउन यूज हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस वर्ड इज जेरेंड एंड मिल्किंग द काउ द ग्रुप ऑफ वर्ड इज जेरेंड फ्रेज। ठीक है, अब बात करते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज की। जैसे अभी हम जेरेंड फ्रेज की बात करके आए हैं, तो जैसे हम जेरेंड को समझे बगैर जेरेंड फ्रेज को समझना मुश्किल है, इसी तरह इन्फिनेटिव को समझे बगैर इन्फिनेटिव फ्रेज को समझना भी मुश्किल है। तो इन्फिनेटिव फ्रेज से पहले, इन्फिनेटिव क्या होता है, किसी भी वर्ब से पहले, ठीक है, किसी भी वर्ब से पहले अगर टू लगा हो तो वो टू और वर्ब आपस में मिलके इन्फिनेटिव बना लेते हैं। किसी भी वर्ब से पहले अगर टू लगा हो तो वो टू और वर्ब दोनों आपस में मिलके एक इन्फिनेटिव बना लेते हैं। लाइक आई वॉन्ट टू बरी द ट्रेजर क्विकली। आई वॉन्ट टू बरी द ट्रेजर क्विकली। अब इसमें क्या है जी, ये जो टू बरी है, टू उसके बाद बरी वर्ब लगा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों मिलके एक इन्फिनेटिव फॉर्म बना रहे हैं। इस फिक्रे के अंदर आई वांट टू बरी द ट्रेजर क्विकली, ये क्या कर रहे हैं जी, टू और बरी दोनों मिलके एक इन्फिनेटिव फॉर्म बना रहे हैं। ठीक है, और इन्फिनेटिव फॉर्म के बाद हमारे सामने एक डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव लगा हुआ है, ट्रेजर, और उसके साथ ही हमने एक मॉडिफायर एडवर्ब क्विकली भी लगाया हुआ है। यानी हमारे पास क्या है जी, उसके बाद ट्रेजर, हमारे पास एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसे हम कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं,
नाउन भी कहते हैं, और उसके बिल्कुल साथ हम लोगों ने क्विकली लगाया हुआ है जो कि एक एडवर्ब भी है, लेकिन वो ट्रेजर को मॉडिफाई कर रहा है, दैट्स व्हाई उसे मॉडिफायर एडवर्ब कहा जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इन्फिनेटिव फ्रेज क्या है? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इन्फिनेटिव वर्ब विल ऑफन बी इट्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी बता के आई हूं मैं, उस मतलब टू और साथ में वर्ब जो है उसके बाद हमारे पास एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा जो कि ट्रेजर था, और उसके बिल्कुल साथ ही एक मॉडिफायर लगा होगा, और मॉडिफायर भी कौन सा होगा? एडवर्ब मॉडिफायर होगा, लाइक क्विकली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही लाइक्स टू नीड द डो स्लोली, मतलब वो गूंदती है ना जब डो को, तो उसको पसंद, सॉरी गूंदता है ना डो को, तो उसको पसंद है कि वो स्लो स्लो गूंदे। ही लाइक्स टू नीड द डो स्लोली। इसके अंदर टू नीड द डो स्लोली जो है वो हमारी क्या है जी? इन्फिनेटिव फ्रेज है। कैसे? टू, उसके बाद वर्ब लगा हुआ टू नीड, दोनों ने मिलके बनाया इन्फिनेटिव जो कि हेड वर्ड है इन्फिनेटिव फ्रेज का। द हमारा आर्टिकल है, डो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसे हम कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, स्लोली जो है वो हमारा एडवर्ब है, और कौन सा एडवर्ब है? जो डो जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स व्हाई ये इसका मॉडिफायर एडवर्ब है। ठीक है, दे ऑल मेक अप द इन्फिनेटिव फ्रेज। लेट्स हैव सम मोर एग्जांपल्स। ही हेल्प टू बिल्ड द रूफ, यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है इन्फिनेटिव। अब द ऑफिसर रिटर्न टू हेल्प द इंस्पेक्टर, यहाँ पे भी एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। लेट मी शो यू द बेस्ट वे टू फिक्स द डोर क्विकली, एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। Nobody wants to hear long speeches, एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। टू के बाद हेयर क्या बन गया? इन्फिनेटिव हेडवर्ड। लॉन्ग स्पीचेस, लॉन्ग हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड उसके बाद स्पीचेस उसका एक मॉडिफायर। टू इन्वेंट एन एयरप्लेन, ठीक है, टू बिल्ड, यहां तक ही करना इज नथिंग। टू इन्वेंट एन एयरप्लेन इज नथिंग, ठीक है। टू बिल्ड वन इज समथिंग, बट टू बिल्ड, आई थिंक ये क्रॉप हो गया, चलें ठीक है। टू इन्वेंट एन एयरप्लेन इज नथिंग, यहाँ पे देखें टू के बाद इन्वेंट एक वर्ब लगा हुआ है, तो ये हमारा इन्फिनेटिव हो गया। एन एयरप्लेन, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, इज नथिंग उसको मॉडिफाई कर रहा है। टू इन्वेंट एन एयरप्लेन हमारा इन्फिनेटिव फ्रेज होगा। अब बात करते हैं लास्ट फ्रेज की, टाइप की, दैट इज अ पॉजिटिव फ्रेज। दैट इज अ पॉजिटिव फ्रेज। सादी सी इसकी मैं उर्दू में वजाहत करना चाहती हूँ कि अगर हम दो जुमलों को वजाहती अल्फाज के जरिए मिला दें तो उसको पॉजिटिव फ्रेज कहा जाता है, यानी दो जुमलों में कुछ और अल्फाज का इजाफा कर दें जो कि वजाहत के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हों। ठीक है, एंड अ पॉजिटिव इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट रीनेम्स अनदर नाउन और प्रोनाउन इन सम वे। मतलब ये क्या करते हैं, वो जो पहले नाउन या प्रोनाउन होता है उसकी थोड़ी सी वजाहत पेश कर देते हैं, उसको चेंज नहीं करते, उसकी थोड़ी सी वजाहत पेश कर देते हैं। जैसे द न्यूज़पेपर द न्यूयॉर्क टाइम्स, द न्यूज़पेपर द न्यूयॉर्क टाइम्स फर्स्ट अपीयर्ड इन 1850s। तो यहाँ पे मैं ये भी तो कह सकती थी ना, द न्यूज़पेपर फर्स्ट अपीयर्ड इन द 1850s। तो यहाँ पे जो मैंने ये द न्यूयॉर्क टाइम्स इजाफा किया है वो पॉजिटिव फ्रेज कहलाएगा। कायदे आजम द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान वाज बर्न इन कराची, मैं ये भी लिख सकती थी कायदे आजम वाज बर्न इन कराची, लेकिन मैंने लिखा कायदे आजम द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। मैंने थोड़ा सा वजाहती जुमले पेश कर दिए, सॉरी वजाहती अल्फाज पेश कर दिए, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी एक चार्म प्रोड्यूस हो गया है सेंटेंस के अंदर। सो द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान इज अ पॉजिटिव फ्रेज। Mr. Adil, my student, is very hardworking. Hazrat Ali रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, a brave warrior, stood victorious in battles। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्लॉजेस की। ठीक है, अभी हम सारी बात करके आए हैं फ्रेजेस की, और अब हम बात करते हैं जी क्लॉजेस की। तो आई होप आपको फ्रेजेस समझ आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन। इसकी डेफिनेशन क्या है? फ्रेजेस जो है वो हमें कंप्लीट सेंस नहीं देती थी, लेकिन जो क्लॉज है वो एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कंटेन करता है अपने अंदर एक सब्जेक्ट को भी और एक वर्ब को भी। वर्ब ऐसी वर्ब जिसको हम प्रेडिकेट भी कहते हैं आजकल, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि पहले एसवीओ फॉर्मूला होता था, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट फॉर्मूला, उसको हमारे जो मॉडर्न इंग्लिश है उसने चेंज कर दिया और वो अब एसपी फॉर्मूला बन गया, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट फॉर्मूला। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल मतलब इसमें एक कंप्लीट सेंस होता है, इसका अपना एक वर्ब भी होता है, इसका अपना एक सब्जेक्ट भी होता है। जेम्स इज अ गुड डांसर, तो इसमें हमारे पास है वन क्लॉज, अ गुड डांसर। ठीक है,
अब उसके बाद अगर देखा जाए दूसरा जो सेंटेंस है, आई हैव नेवर बीन टू पेरिस नॉर हैव टू विजिटेड दुबई। ठीक है, आई हैव नेवर बीन टू पेरिस नॉर हैव आई विजिटेड दुबई। तो यहाँ पे हमारे पास हैं दो क्लॉजेस। ठीक है, नॉर जो है ना वो इसको क्या कर रहा है जी, अलहदा कर रहा है एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से। सो चार्ल्स want to buy a car, I want to buy a motorcycle, but I don't have enough money। इसमें हमारे पास 3 क्लॉजेज हैं। फर्स्ट सेंटेंस में फर्स्ट क्लॉज की एग्जांपल दी है, सेकंड सेंटेंस में 2 क्लॉजेज हैं, थर्ड सेंटेंस में 3 क्लॉजेज हैं। ठीक है, मेनली जो क्लॉजेज हैं दो टाइप्स की होती है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट को मेन क्लॉज भी कहा जाता है और डिपेंडेंट को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है। और जो सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज है फर्दर जाके 3 और टाइप्स में डिवाइड होती है। यानी मेनली हमारे पास हैं 2 टाइप्स, मेन एंड सबऑर्डिनेट। ठीक है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट अपने आप में मेन क्लॉज ही रहती है, डिपेंडेंट आगे जाके 3 मेजर सब टाइप्स में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट वन इज नाउन क्लॉज, सेकेंड वन इज एडजेक्टिव क्लॉज एंड थर्ड वन इज एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, अगर हम इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज की बात करते हैं तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होती है एक कंप्लीट सेंस देती है, बिल्कुल एक कंप्लीट सेंटेंस की तरह। ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है दैट हैज बोथ अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। इसके पास अपना सब्जेक्ट भी होता है, अपना वर्ब भी होता है और ये एक्सप्रेस करती है कंप्लीट थॉट को। ये इट मेक्स सेंस ऑन इट्स ओन, ये अपने आप में मुकम्मल सेंस भी देती है। लाइक ही वांट्स टू बी एन एस्ट्रोनॉट, ये जो नहीं होते खला में उड़ते हैं एस्ट्रोनॉट्स, ये वो हैं। ठीक है, तो इसका अपना एक सब्जेक्ट भी है, एक वर्ब भी है, लेकिन ये क्या है जी, ये मेन क्लॉज है। अब बात करते हैं हम डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज की। तो जैसे इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो मुकम्मल तौर पे एक कंप्लीट सेंस देती है, उसे एज अ सेंटेंस भी यूज किया जा सकता है। तो जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो कंटेन करती है एक सब्जेक्ट और वर्ब, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं करती है कंप्लीट थॉट। फ्रेज से बड़ी है, मेन क्लॉज से छोटी है। इट डिपेंड्स ऑन मेन क्लॉज टू एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। ये डिपेंड करती है मेन क्लॉज के ऊपर ताकि एक्सप्रेस कर सके अपना कंप्लीट थॉट। जैसे कि आफ्टर ऑल वेंट आउट, अब इसमें हमें नहीं पता चल रहा कि कंप्लीट सेंस क्या है, लेकिन अगर मैं एक सेंटेंस बना दूं आफ्टर ऑल वेंट आउट आई लॉक द रूम, तो एक सेंस जो है मेन क्लॉज की वजह से डिपेंडेंट क्लॉज का जो सेंस है वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यानी डिपेंडेंट क्लॉज जो है डजंट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, बट आफ्टर ऑल वेंट आउट आई लॉक द रूम, जब मैंने आई लॉक द रूम लगा दिया, मेन क्लॉज साथ लग गई, तो एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया। ठीक है, अब जो डिपेंडेंट क्लॉज है या सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसकी 3 टाइप्स हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। तो जो नाउन क्लॉज है ये टेक्स प्लेस नाउन क्लॉज टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन, ये नाउन की जगह लेती है इन द सेंटेंस के अंदर। इट स्टार्ट्स विद वर्ड लाइक हु, हूएवर, होम, होमएवर, व्हाटएवर, व्हेनेवर, वेयर, वेदर, which ever, why, etc etc। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा, ये मैंने इस वजह से राइट डाउन किया है ताकि सब लोगों को पहचान हो जाए कि नाउन क्लॉज जो है वो कौन से जो वर्ड्स है ज्यादा यूज करती है। जैसे whoever took this picture, ठीक है, whoever took this picture is a great photographer। तो ये डिपेंडेंट है ना, ये बात आप याद रखिएगा, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रही। हालांकि इसके पास एक सब्जेक्ट और एक वर्ब भी मौजूद है, बट ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रही, तो इसमें हेडवर्ड जो है वो नाउन है, दैट्स व्हाई इसे नाउन क्लॉज कहा गया है। We do not know when the train will arrive। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट वन में नाउन क्लॉज एज सब्जेक्ट यूज हो रही थी, सेकंड में नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रही है। We do not know when जो है यहाँ पे when से स्टार्ट होगा, मैंने बताया था whoever, when, whenever, whatever। ठीक है, तो यहाँ पे when the train arrive जो है वो हमारी नाउन क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज की अगर बात की जाए तो इसमें हेडवर्ड जो है हमारा एडजेक्टिव ही होगा, एंड एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो डिस्क्राइब करती है किसी भी नाउन या प्रोनाउन को। पहले बता के आई हूँ मैं जब एडजेक्टिव पढ़ा रही थी कि नाउन या प्रोनाउन को एक एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है, उसको क्वालिफाई करता है, उसकी क्वालिटीज बताता है। वी कैन ऑल्सो कॉल इट रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, रिलेट करवाती है। इट टेक्स या हमें बताती है टेल्स विच वन एंड व्हाट काइंड, कि क्या चीज है और किस तरह की है। इट बिगिंस विद हु, होम, विच, हुज, दैट। ओके, द मैन हु इज सिटिंग इन द कार
इज माई अंकल। तो यहाँ पे बताया जा रहा है हु इज सिटिंग इन द कार, यहाँ पे सिटिंग जो है वो एडजेक्टिव है, दैट्स वाई ये पूरा का पूरा जो हु इज सिटिंग इन द कार हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, इसका अपना सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, उसके बावजूद भी ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। अब बात करते हैं जी एडवर्ब क्लॉज की। An adverb clause describes more about a verb, an adjective and an adverb. इसी वजह से पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए गए थे, क्योंकि जब एडजेक्टिव की डेफिनेशन करवाई गई थी बताया गया था कि एडवर्ब जो है वो किसी भी सेंटेंस में एज अ वर्ब काम करता है, ठीक है, उसके मीनिंग्स में इजाफा करता है, किसी एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करता है और किसी दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में भी इजाफा करता है। एक एडवर्ब क्लॉज जो है वो डिस्क्राइब करती है मोर अबाउट अ वर्ब, more about an adjective and more about an adverb. It tells us where, how, when, why, to what extent or under what condition something is happening. ठीक है? For example, even if they lose by 3 runs, fans will still love them. इवन इफ दे लूज बाय 3 रन्स, मतलब अगर वो 3 रन से भी हारे हैं, इवन इफ दे लूज, इवन से स्टार्ट हो रहा है, इफ दे लूज, ठीक है, बाय 3 रन्स, तो यहाँ पे जो हेडवर्ड है दैट इज एडवर्ब, एडवर्ब क्लॉज यूज हो रही है, फैंस विल स्टिल लव देम। इसके अलावा ही लेफ्ट अ नोट बिफोर ही डाइड, तो जो बिफोर है वो हमारा एडवर्ब है, ही डाइड उसका एक सब्जेक्ट है और साथ में एक वर्ब भी है, लेकिन फिर भी वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, ठीक है, दैट इज एडवर्ब क्लॉज। लेट्स हैव अ लुक एट द डिफरेंस ऑफ क्लॉज एंड फ्रेजेस। जो क्लॉजेज हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड कंटेन करते हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है अपना सेंस देती है, जैसे आई वेंट टू स्कूल, डिपेंडेंट क्लॉज अपना सेंस नहीं देती, उसमें कुछ हमें ऐड करना पड़ता है या इंडिपेंडेंट क्लॉज से मदद लेनी पड़ती है। फ्रेज जो है हमारे पास वो क्या करती है जी, बिना किसी सेंस के होती है, वो कोई सेंस देती ही नहीं है, ठीक है। इसमें नाउन फ्रेज भी हमने डिस्कस की, वर्ब भी, एडजेक्टिव भी, एडवर्ब भी एंड प्रपोजिशनल फ्रेजेस भी, ठीक है। ये आपका एक क्लॉज एंड फ्रेज का एक टेस्ट है। अभी चलें ठीक है, अभी अगर आप लोग करना चाहते हैं कि आप लोगों को कौन सी फ्रेजेस हैं इसमें और कौन सी क्लॉजेज हैं, ये समझ आ गया है तो ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसके जो आंसर्स हैं वो मैं आपको इन पीडीएफ जो है वो ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगी। आप जरूर मिला के देखिएगा कि आपको फ्रेजेस एंड क्लॉजेज जो हैं उसके बारे में समझ आया है या नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम लास्ट में क्वेश्चन कर लेंगे जी इसके बारे में। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जस्ट अ सेकेंड, और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो एसएससी इंग्लिश कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। एसएससी इंग्लिश कैंडिडेट्स के लिए है, बाकी आप सुनना चाहें तो आपकी मर्जी है, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं सुनना चाहते तो कल का टेस्ट सुन लें। कल आप लोगों का जो टेस्ट होगा वो होगा जी, एक तो हमारा क्लॉज एंड फ्रेज, ठीक है, क्लॉज एंड फ्रेज का टेस्ट होगा। जैसे आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का टेस्ट लिया गया आप लोगों से, कल क्लॉज एंड फ्रेज का टेस्ट होगा, ठीक है। गूगल फॉर्म पे टेस्ट होगा, जैसे आज अटेम्प्ट किया है वैसे ही आप कल अटेम्प्ट करेंगे शाम 5 बजे। और उसके साथ ही जस्ट आप लोग देख लें कि कल सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का क्या टेस्ट होगा। मैम स्क्रीन शेयर है? शेयर है, शेयर हो रही है मैम। ओके आज 1 से लेके 25 तक सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपके टेस्ट में दिए गए थे। कल 26 गिल्टी, GUILTY आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, 26 से लेके और 50 तक। ये देखें, मेलाइस, हसद, बुग्स, अदावत, ठीक है। तो ये मेलाइस तक आप लोगों का इसका टेस्ट होगा।
ये सबका होगा, चाहे किसी का सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, चाहे किसी का सब्जेक्ट फिजिक्स है या बायो है, ठीक है, ये सबका ही टेस्ट होगा। अब हम लोग बात करते हैं एसएससी इंग्लिश कैंडिडेट्स की, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरा फेवरेट है, एंग्लो नॉर्मन एज। कल हम लोगों ने पढ़ा था एंग्लो सैक्सन एज के बारे में, और आज हम लोग रीड आउट करेंगे एंग्लो नॉर्मन एज को। अब मैं थोड़ी सी स्पीड तेज करूंगी बिकॉज मास्टर्स इंग्लिश वाले हैं तो उनको तो इंग्लिश आती ही होगी। तो यहाँ पे है लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, यानी बैकग्राउंड नॉर्मन्स का। जैसे मैंने आपको बताया था बैकग्राउंड सेक्शंस का, नॉर्मन्स ने क्या क्या कंक्वेस्ट की, चेंजेस इंग्लैंड के अंदर आफ्टर नॉर्मन कंक्वेस्ट, चेंजेस इन इंग्लिश लिटरेचर आफ्टर नॉर्मन कंक्वेस्ट, चेंजेस इन इंग्लिश लैंग्वेज after Norman conquest, literature of Anglo-Norman period, and famous poets of Middle Ages. So, background of Normans. On the north coast of France, directly across from England, is a district extending some 75 miles back from the channel known as Normandy. मैंने आपको बताया था ना, किंग ऑफ नॉर्मैंडी जो है उन्होंने आके इसको हेरल्ड को शिकस्त दी थी 1066 में बैटल ऑफ हेस्टिंग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो नॉर्मन्स का जो किंग था ना, विलियम द कनकरर, उसने डिफीट किया था एंग्लो सैक्सन किंग हेरल्ड को एट द बैटल ऑफ हेस्टिंग 1066 में, एंड कनकर्ड इंग्लैंड, उसने इंग्लैंड पे कर लिया था कब्जा या फिर फतह याब कर लिया था उसको। नॉर्मन जो है कंक्वेस्ट वो ब्रॉट enormous changes in England, English literature and linguistics। तो वो लिटरेचर की बात कर लें, इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर लें, हम इंग्लैंड की बात कर लें, तो उसके अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आए थे। नॉर्मन्स की कंक्वेस्ट की बात करें, when in 1066 एडवर्ड द कन्फेसर died childless, जाहिर है वो फौत हुआ था, मर गया था childless, without any child। तो यहाँ पे इंग्लैंड जो है was again faced with the choice of a successor। अब उन्हें एक सक्सेसर चाहिए था जो उन्हें अपनी चॉइस पे मिलता। पहले तो ऐसा होता था ना, फादर है, फादर के बाद उसका बेटा है तो वो ऑटोमेटिकली किंग बन जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चॉइस पे सिलेक्शन हुई थी। सो Edward had divided England into a few large districts, each जो है under the control of a powerful earl, ठीक है। The most influential of these nobles was Godwin, Earl of the West Saxon Earldom, ठीक है। अर्लडम जो है ना, उसके अंदर जो गुडविन है उसको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी और उसने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से फ्रांस जो है उसको संभाला भी था। अब देखें, द डे आफ्टर एडवर्ड्स डेथ, हेरल्ड द सन ऑफ गुडविन वाज इलेक्टेड द किंग। पहले पहले हेरल्ड जो है उसका बेटा, एडवर्ड का बेटा जो हेरल्ड है उसको किंग बना दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पे विलियम जो है द ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी एट दिस टाइम वाज द सेकंड कजन ऑफ द लेट किंग एडवर्ड। और वही जो किंग एडवर्ड है जिसके बेटे हेरल्ड को क्या बना दिया गया था, किंग बना दिया गया था, उसी के कजन का जो बेटा है दैट इज विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी। तो उसने क्या किया, व्हेन हेरल्ड डिडंट कंसीडर विलियम्स ऑर्डर, उसने विलियम के ऑर्डर को नहीं माना, ओनली बाय फोर्स कुड विलियम होप टू ऑब्टेन द क्राउन। अब उसने, विलियम ने बोला कि मुझे मेरा क्राउन चाहिए, बट जो हेरल्ड है उसने क्राउन देने से इनकार कर दिया और दोनों के दरमियान में बैटल हुई। बैटल का नाम था बैटल ऑफ हेस्टिंग और वो हुई थी जी 1066 के अंदर। और यहाँ पे क्या हुआ, विलियम जीत गया। The first William जो है landed on the south coast of England with a formidable force, बहुत ज्यादा अपने साथ फोर्स लेके आया था। His landing जो थी was unopposed, मतलब उनको तो ख्याल भी नहीं था कि लैंडिंग होगी। Harold जो है was occupied in the north of England, meeting an invasion by the king of Norway। पहले ही king of Norway ने अटैक किया हुआ था तो वो उसको संभाल रहा था। Another claimant जो है to be to the throne, एक और मसला हो गया था थ्रोन के ऊपर। हेरल्ड जो है हार्डली टाइम द बैटल, मतलब वो उसको, उसके लिए तो ना इस बैटल को जीतना बड़ा मुश्किल हो गया था। हेरल्ड जो है रीच द पॉइंट बिटवीन द नॉर्मन होस्ट एंड लंदन। अब वो इस जगह फंस गया था कि अगर देखा जाए तो एक तरफ से उसको शिकस्त मिलने वाली थी और दूसरी तरफ से उसको जो विलियम है वो शिकस्त देने वाला था। ही ड्रू अप हिज फोर्सेस ऑन द बोर्ड ब्रॉड हिल एट सेनलेक, ठीक है, नॉट फार फ्रॉम हेस्टिंग, हेस्टिंग से वो दूर नहीं था, एंड अवेटेड विलियम्स अटैक। अब उसने कोशिश की कि वो सेनलेक में रुक जाए और विलियम के अटैक का वेट करे। बैटल बिगेन अर्ली इन द मॉर्निंग एंड इंग्लिशमैन फॉट ब्रेवली टिल आफ्टरनून एंड देन नॉर्मन्स अटैक वेरी डेंजरसली।
मतलब अब उन्होंने कोशिश तो की जीतने की, हर कोई कोशिश करता है बैटल जीतने की, बट ऐसा नहीं हो सका। अनफॉर्चुनेटली वो बैटल ऑफ हेस्टिंग को हार गए। हेरल्ड जो है आल्सो अ पार्ट ऑफ द फाइट, उस फाइट का जो था वो खुद भी हिस्सा था। वाज किल्ड ड्यूरिंग द बैटल, बैटल के दरमियान में उसको मार दिया गया। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन ही वाज pierced in the eye by a Norman arrow, उसकी आंख में तीर मारा गया by a Norman arrow, एक नॉर्मन एरो से, ठीक है। टू ऑफ हेरल्ड्स ब्रदर जो हैं वो भी मारे जा चुके थे। विलियम जो है हैड वन द बैटल ऑफ हेस्टिंग एंड एलिमिनेटेड हिज राइवल, उसने अपने राइवल्स को बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया और उसने बैटल ऑफ हेस्टिंग को जीत लिया। ऑन क्रिसमस डे 1066 विलियम वाज क्राउन्ड किंग ऑफ इंग्लैंड, अब वो बन गया किंग इंग्लैंड का। अब जब विलियम किंग बन गया इंग्लैंड का तो उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस लेके आया। The Norman conquest brought changes into the literature as well as the political history of England. The Anglo-Saxon authors were then as suddenly and permanently displaced. उनको तो खत्म ही कर दिया गया क्योंकि वो सारा रिलीजियस पोइट्री के ऊपर लिखते थे ना, उनकी प्रोज भी रिलीजियस थी, पोइट्री भी रिलीजियस थी। ब्यूवुल्फ हो गया, इसके अलावा द लेमेंट ऑफ अ डूअर, इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की जितनी भी उनकी पोइम्स और प्रोज वर्क जो थे वहां पे मौजूद थे, उनको खत्म किया गया। Many of the English higher classes had been killed on the field at Hastings. जाहिर सी बात है जब बैटल होती है तो बहुत से लोग मरते हैं और उस बैटल में भी बहुत ज्यादा लोग मरे। Those who escaped were treated as traitors. उनको गद्दार के तौर पे ट्रीट किया गया और गद्दारों की जिंदगी मौत से भी बुरी होती है। नॉर्मन जो है प्रीलेट्स वर ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस्ड इनटू ऑल इम्पोर्टेंट पोजीशंस इन द चर्च। अब उन्होंने अपने जो ये सहीफे थे या अपने प्रीलेट्स थे उनको चर्च के अंदर देना शुरू कर दिया। फॉर 200 years आफ्टर द नॉर्मन कंक्वेस्ट फ्रेंच जो है रिमेन द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी इंटरकोर्स अमंग द अपर क्लासेस इन इंग्लैंड। ये बात याद रखिएगा, बैटल ऑफ हेस्टिंग के 200 सालों तक जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको क्या मिली, इंपॉर्टेंस मिली। अपर क्लासेस फ्रेंच बोलती थी। फ्रेंच वाज यूज्ड बाय अपर क्लासेस वाइल इंग्लिश जो है उसे लोअर क्लासेस ने यूज करना स्टार्ट कर दिया। नॉर्मन जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया एक फॉरेन टाइप ऑफ लिटरेचर इनटू इंग्लैंड, एक ऐसा लिटरेचर जो फॉरेन से आया था। फ्रेंच लैंग्वेज वाज यूज्ड इन चर्चेस एंड मोनेस्ट्रीज के अंदर और चर्च के अंदर फ्रेंच लैंग्वेज ही यूज की गई। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वाज थ्रोन इनटू बैकग्राउंड, उसको फेंक दिया गया बैकग्राउंड में। अब देखें इंग्लिश लिटरेचर में क्या क्या चेंजेस आए आफ्टर नॉर्मन कंक्वेस्ट। जो इंग्लिश लिटरेचर है वो रीड एंड रिटन बाय इंग्लिशमैन वाज कंप्लीटली ट्रांसफर्ड एज द सेंटिमेंट्स एंड टेस्ट ऑफ इंग्लिश रूलर्स। जैसे जैसे रूलर आता है ना वो अपने ज़ौक के मुताबिक अपना जो लिटरेचर है उसको चेंज करता है। तो जो नॉर्मन्स हैं उन्होंने इंपोर्ट किया स्कॉलर्स को अपनी नॉलेज के लिए, रिवाइवल के लिए, अपनी नॉलेज का क्रॉनिकल्स के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए मेमोरेबल इवेंट्स, उन्होंने अपने स्कॉलर्स बुलाए। वहां पे जो स्कॉलर्स मौजूद थे उनसे खिदमात हासिल नहीं की, अपने स्कॉलर्स बुलाए। दिस पीरियड इज आल्सो मार्क्ड बाय डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोइट्री। ये बात याद रखिएगा, इस पीरियड में ओल्ड इंग्लिश पोइट्री को डिसअपीयरेंस कहा जाता है। इसी वजह से इन एजेस को डार्क एजेस भी कहा जाता है क्योंकि इन एजेस में कोई भी लिटरेचर वर्क प्रोड्यूस नहीं हुआ। लैंग्वेज में भी चेंज आया। द मिडिल इंग्लिश पीरियड जो है मार्क बाय द मोमेंटस चेंज इन इंग्लिश लैंग्वेज। चेंज आया बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव और फंडामेंटल। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो पहले जो टाइम था उसकी निस्बत इंग्लिश लैंग्वेज टोटली चेंज हो गई। इंग्लिश लैंग्वेज हैज बीन थ्रोन इनटू द बैकग्राउंड, इंग्लिश वाज यूज्ड बाय लोअर क्लास। फॉलोइंग आर सम चेंजेस इन इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर में भी चेंज आया। डिके ऑफ इनफ्लेक्शनल एंडिंग्स, मतलब यहाँ पे लास्ट में जो एक एंडिंग जो होती थी उसको बहुत ज्यादा कंक्लूड करके लिखा जाता था, वो सारा खत्म हो गया। नाउन स्कीम चेंज हो गई। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग वर्ब्स जो हैं वो वीक हो गए। लॉस हो गया ग्रामेटिकल जेंडर का, मतलब लोगों को मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर जो है ना उसमें भी कोई फर्क नहीं रहा। फ्रेंच इन्फ्लुएंस जो है मच मोर डायरेक्ट एंड ऑब्जर्वेबल अपॉन द वोकैबुलरी, वोकैबुलरी भी चेंज हो गई। थाउजेंड ऑफ फ्रेंच वर्ड जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो गए इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इन चेंजिंग फ्रॉम फ्रेंच टू इंग्लिश। उन्होंने ट्रांसफर कर दिया बहुत ज्यादा गवर्नमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी को भी, इसके अलावा एक्लीसियास्टिकल, लीगल, मिलिट्री टर्म्स को, इसके अलावा फेमिलियर वर्ड्स को, फैशन के, फूड के, सोशल लाइफ के, वोकैबुलरी, आर्ट के, लर्निंग के, मेडिसिन के, उन तमाम वर्ड्स को उन्होंने चेंज कर दिया। लाइक गवर्नमेंट टैक्स को, क्राउन को, रिलीजन, प्रूफ, प्रिजन, उनकी प्रोनाउंसिएशन तक चेंज हो गई थी। जैसे कि आज भी फ्रेंच और जो अमेरिकन एक्सेंट है ना वो मिलता नहीं है आपस में, ठीक है।
अगर लिटरेचर की बात की जाए एंग्लो नॉर्मन पीरियड की, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर हम इंग्लिश हिस्ट्री को रीड आउट कर रहे हैं तो हमें लिटरेचर को तो बहुत ज्यादा रीड आउट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे बात की जाती है रोमांसेस की। पहले सारा रिलीजियस वर्क चलता आ रहा था, अब आ गए थे रोमांसेस। इट वाज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ लिटरेचर। दीज आर नोटेबल फॉर देयर स्टोरीज रादर देन देयर पोइट्री। पोइट्री की जगह पे स्टोरीज की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है। दीज रोमांसेस वर बोरोड फ्रॉम लैटिन एंड फ्रेंच। They deal with the stories of King Arthur, the War of Troy, the Alexander the Great। मैं आपको कल ही बता रही थी किंग ऑथर के बारे में और वॉर ऑफ ट्रॉय के बारे में। वॉर ऑफ ट्रॉय एक ऐसी वॉर थी जो कि हेलन के लिए हुई थी और 100 साल तक जारी रही थी। और उस वॉर में तकरीबन ऑलमोस्ट 100 साल तक मुल्क तबाह हुए थे। No literary production of the Middle English are so characteristics or of high value। मतलब high value की तो कोई भी literary production हुई ही नहीं है। उसके अलावा none of perennially always living attractive चीजें भी नहीं हुई वहां पे। अब देखें मिरेकल प्लेस की अगर बात की जाए, मिरेकल, मिस्ट्री और मोरालिटी, इन तीनों प्लेस के बारे में आप जानते ही होंगे। मिरेकल प्लेस की अगर बात की जाए, दीज प्लेस बिकम वेरी पॉपुलर, काफी पॉपुलर हो गए थे। इनकी ग्रोथ से और डेवलपमेंट से, वो उनकी ग्रोथ क्या थी अब मिरेकल प्लेस की, इनमें बिब्लिकल स्टोरीज थी। सारे सीन्स थे क्राइस्ट की लाइफ के, उनकी रेजरेक्शन के, उनकी क्रूसिफिकेशन के, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे उनके लॉजिकल कंक्लूजन्स भी होते थे। अभी जो ड्रामा है डेवलप हुआ एज अ साइकिल, ठीक है, सेक्रेड हिस्ट्री के तौर पे। एक और बात भी मैं आपको बताती चलूं, पहले हमारे पास होते थे लिटर्जिकल प्लेस ना, लिटर्जिकल प्लेस टोटली रिलीजियस होते थे। उसके बाद जब मिरेकल और मिस्ट्री प्लेस आए तो मिरेकल प्लेस में जो पहले परफॉर्म किया जाता था, चर्च के पादरी जिसको परफॉर्म करते थे ड्रामा को, अब वो आम इंसान मतलब लेमैन उसको परफॉर्म करने लग गया था। तो यहाँ पे होता है जी, इनकी जो थीम्स हैं वो है क्रिएशन ऑफ मैन, इंसान का फॉल, उसकी बैनिशमेंट फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन, कि कैसे वो जन्नत से निकाला गया, द मैटर ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट, जो हमारी पुरानी टेस्टामेंट है उसके मैटर्स, लाइफ ऑफ क्राइस्ट। इस तरीके का जो ड्रामा है वो मिरेकल प्ले कहलाया जाने लगा। मोरालिटी प्ले की अगर बात करें तो ये एक ऐसा ड्रामा था जो थोड़ा सा ना चेंज हो गया। इसमें हम लोगों के पास अब क्या आ गई, पर्सोनिफिकेशंस आ गई। ऐसी पर्सोनिफिकेशन जिसमें क्या होता था कि ये लोगों को ना एज डेविल एंड एज प्रॉफिट्स वो बना के ना पेश कर देते थे। डेविल जो होता था उसके सर पे सींग लगा देते थे, उसके जो दांत है वो बड़े करके दिखा देते थे, और इसके अलावा अगर कोई सेंट या कोई ऐसा प्रॉफिट टाइप कुछ दिखा रहे हैं तो वो उसको व्हाइट कलर का लिबास पहना देते थे। उसके सर पे एक जैसे हमारी कोई इमोजी भी है वो ब्लेसिंग वाली इमोजी है, उसके सर पे एक ऐसे एरो टाइप बना हुआ होता है, बेजवी टाइप का, वैसा बना देते थे, ठीक है। यहाँ पे बताया जाता है पावर गुड और इवल की वो दिखाई वहां पे मोरालिटी प्लेस के अंदर। इनके जो पर्सोनेजेस थे, फेमस पीपल थे, उनको विर्चू और वाइसेस बना दिया जाता था। वो एक्ट करते थे, स्पीक करते थे बिल्कुल अपने नाम के मुताबिक ही, प्लॉट के मुताबिक ही। अलेग्री यहाँ पे मार्क था मॉरल प्लेस का। अलेग्री होती है एक ऐसी चीज जो आप ख्याली दुनिया जो है उससे रिलेट करवाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फेमस पोइट्स की अगर बात की जाए तो जेफरी चौसर आया, और जब चौसर आया तो इसने इंग्लिश लैंग्वेज को एक नया रुख दिया। इसने वहां पे मिडलैंड डायलेक्ट को उठाया और उसको आने वाली हमारी नस्लों के लिए एक बहुत आला और अरफा डायलेक्ट बना दिया। He was the real founder of English poetry and called the father of English poetry। चौसर जो है 1340 से 1400 तक है। चौसर जो है फ्रेश बिगनिंग करता है इंग्लिश लिटरेचर की, डिसरिगार्ड करता है ओल्ड इंग्लिश ट्रेडिशन को। उसकी जो पोइट्री है रीड और एंजॉय की जाती है कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम द फर्स्ट डे टू टुडे। उसके वर्क की अगर बात की जाए, उसके जो फेमस वर्क हैं चौसर के, दैट इज कैंटरबरी टेल्स, which is the collection of stories related to pilgrims on their way to the shrine of Thomas Becket at Canterbury। This is the landmark in the history of English literature in poetry। वहां पे आपको 29 कैरेक्टर्स मिलते हैं। उन कैरेक्टर्स की उसने डिस्क्रिप्शन की है, डिस्क्रिप्शन में उसने आयरनी भी यूज की है, सटायर भी यूज किया है और सार्काज्म भी यूज करके किया है, ठीक है। सटायर तो उसने ऐसे यूज किया है जैसे किसी कैरेक्टर को पूरा खोल के रख दिया हो। आप उसके फेमस कैरेक्टर्स के बारे में जानते होंगे, लाइक वाइफ ऑफ बाथ, उसके बारे में बोला गया है कि she was worthy woman in all her life, husband at church, dude she has 5। मतलब इतनी वर्दी थी कि चर्च में भी उसके 5 हस्बैंड्स थे। यहाँ पे आयरनी क्रिएट करके बताया गया है कि किस कदर वाइफ ऑफ बाथ जो थी वो मिलिशियस नेचर की थी। दीज पिलग्रिम जो है रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट सेक्शंस ऑफ कंटेम्पररी इंग्लिश सोसाइटी। इसके अलावा इसके जो वर्क है उसको 3 पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पीरियड जो है वो इमिटेट करता है फ्रेंच पोइट्स को और लॉन्ग पोएम्स को,
ले रोमन डेला रोज, ठीक है, जिसकी ट्रांसलेशन हुई थी रोमाउंट ऑफ द रोज की, रोज के तर्ज पे। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड उसने राइट किया द बुक ऑफ डचेस। बुक ऑफ डचेस की अगर हम बात करें तो ये एक एलेजी है, एक मर्सिया है, किसी की मौत पे लिखा जाए जो, ठीक है, एक एलेजी है विच इन इट्स फॉर्म एंड नेचर इज लाइक द रेमाउंट ऑफ द रोज, बिल्कुल उसी के तरीके की है। कंप्लीट अनटू पिटी, और एक ये इसके एक शॉर्टर पोएम है, ठीक है। फर्स्ट पीरियड इसकी लाइफ का। सेकंड पीरियड की अगर बात की जाए तो इसके अंदर ये इटालियन राइटर से इंस्पायर हो जाता है, और यहाँ पे वो करता है पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स लिखता है, काफी पढ़ा जाता है आज भी। इसके अलावा ये कंटेन करता है बड़े ड्रामेटिक और सैटिरिक किस्म के डायलॉग्स। अब यहाँ से सटायर आया जो आगे जाके उसने कैंटरबरी टेल्स में अप्लाई किया, और उसको रिप्रेजेंटेटिव कहा गया है 14th सेंचुरी सोसाइटी का। ट्रायलस एंड क्रिसीड लिखा उसने, जो नरेट करता है एक स्टोरी ट्रोजन प्रिंस ट्रायलस की और उसके लव की फॉर डैमसेल। इसके अलावा द स्टोरी ऑफ ग्रेसिल्डा, जो कि एक पिटीफुल किस्म की पिक्चर है विमेनहुड की। द हाउस ऑफ फेम, ये आज भी पढ़ा जाता है। द हाउस ऑफ फेम जो है एक मास्टरपीस है कॉमिक फैंटेसी का। अब बात की जाती है थर्ड पीरियड की। इस पीरियड को इंग्लिश पीरियड कहा जाता है। इस पीरियड के अंदर उसने लिखा लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, हीरोइक कपलेट के अंदर, ठीक है, उसने हीरोइक कपलेट यूज किया। पहले वो यूज करके आया बुक ऑफ डचेस के अंदर ऑक्टिक सिलेबल, जिसमें वो ऑक्टा सिलेबल यूज करता है, 8 जो सिलेबल्स हैं वो इस्तेमाल करता है। उसके बाद अगर ट्रायलस एंड क्रिसीड सेकंड पीरियड की बात की जाए तो उसके अंदर वो चौसेरियन स्टैंजा या राइम रॉयल यूज करता है, जिसमें 7 लाइन स्टैंजा भी जिसको कहा जाता है। थर्ड पीरियड की अगर बात की जाए तो ये डेकासिलेबिक है, ठीक है, इसके अंदर डेकासिलेबिक लाइन्स यूज करता है वो, जो कि एंड राइम से रिलेटेड होती हैं, जिसमें किसी किस्म की कोई एलिट्रेशन और कोई रिपीटिशन नहीं होती। द कैंटरबरी टेल जो है उसका ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है, ठीक है। अब ये है जी हमारा मिडल एजेस के बारे में, फ्रॉम 1100 टू 1500 हमारी मिडल एजेस यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। और अब हम लोग जस्ट एक नॉवल जो है उसको देख लेते हैं, आपने वो रीड आउट भी किया हुआ होगा। अब हमारा नेक्स्ट नॉवल देख लेते हैं हम कौन सा है। कल हम लोगों ने किया मिडिल मार्च बाय जॉर्ज इलियट, जो उसने 1874 में राइट किया है। और आज जो है दैट इज टू द लाइट हाउस बाय वर्जीनिया वुल्फ। ये BZU के सिलेबस में भी मौजूद है, IUB के सिलेबस में भी मौजूद है, और पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी मौजूद है। टू द लाइट हाउस बाय वर्जीनिया वुल्फ, जो कि 1927 में लिखा गया है। अब देख लेते हैं जरा इसे। और आपको एंग्लो नॉर्मन एज की जो वीडियो है वो भी सेंड कर दी जाएगी सरगुल मुस्तफा की, ठीक है। टू द लाइट हाउस। आपने इसकी समरी रीड आउट करनी है, करेक्टर लिस्ट रीड आउट करनी है, और थीम्स। और इसके साथ ही आप लोग क्विज नंबर 1 जो है वो अटेम्प्ट करेंगे, जो कि 25 MCQs पे मुश्तमिल है। ठीक है, और इसको करने के बाद आप लास्ट में देखें, इसे सबमिट भी कर सकते हैं। ठीक है, 25 MCQs के बाद इसे आप सबमिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कल आपका जो टेस्ट होगा, जैसे आज मैंने एंग्लो नॉर्मन एज के साथ मैंने टेस्ट लिया, सॉरी एंग्लो सैक्सन एज, और उसके साथ मैंने टेस्ट लिया था मिडिल मार्च का। तो कल आप लोगों का जो टेस्ट होगा वो होगा टू द लाइट हाउस का, और साथ में ही आपका जो टेस्ट होगा उसके साथ होगा एंग्लो नॉर्मन एज का। और टू द लाइट हाउस की जो समरी है इन ऑडियो आपको सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, अब अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ आई थिंक सर भी मौजूद होंगे, आप क्वेश्चन कर सकते हैं हैंड रेज करके। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आई एम वेटिंग।
टेस्ट से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। टेस्ट कम करवाना चाहते हैं तो आप वो भी कह सकते हैं। वैसे मेरे मुताबिक, क्योंकि आगे लेक्चरशिप की सीट्स भी आई हुई है ना 17 स्केल की, तो जो मैंने ये नॉवेल्स ड्रामास की लिस्ट तैयार की है, ये मैंने पास पेपर से ही तैयार की है, और ऑलमोस्ट यही जो हैं क्वेश्चंस और यही नॉवेल्स, यही ड्रामास रिपीट होते हैं। तो अगर आप पीपीएससी के 17 स्केल की भी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको हिस्टोरिकल एजेस तो लाजमी करनी ही करनी पड़ेंगी, और उसके साथ ही आपको इम्पोर्टेंट नॉवेल्स, ड्रामास एंड पोइट्स करने पड़ेंगे। तो अगर आप ये करते हैं तो आपको पीपीएससी इंग्लिश लेक्चरर के पेपर्स में भी बहुत ज़्यादा क्या होगी, हेल्प मिलेगी। सर आप मौजूद हैं? Yes, I am with you. सर आप पूछ लें अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो, मैं भी जस्ट पूछ लें आपसे। I think कोई क्वेश्चन नहीं है, वरना रेज हैंड करते हैं हम। मैं इनको फिर से बता देता हूँ कि जी अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग नावल और इंग्लिश लिटरेचर, ग्रामर, जो कुछ भी लेक्चर हो चुका है, इफ यू नीड एनीथिंग टू क्लैरिफाई अगेन, तो आप मैडम हमारे साथ मौजूद हैं, आप अपना क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। यू हैव जस्ट रेज योर हैंड एंड वी विल अलाउ टू आस्क क्वेश्चन। We will just wait a few seconds. अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम मीटिंग को एंड कर देंगे। आज के टेस्ट का रिजल्ट आपको कल 5 बजे से पहले मिल जाएगा, जिन्होंने टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा। चलिए जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, जो ग्रुप में है हमारे साथ वो आपके साथ पीडीएफ ही शेयर हो जाएंगे। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप ग्रुप में अपने टीचर्स को मैसेज करके उनसे जो है वो बाद में भी सवाल पूछें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।